यह कहानी है एक ई रैंक हंटर संग जिन्वू की, जिसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अपने पिता की मौत के बाद वह घर में अकेला कमाने वाला है। उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, जो कोमा में है, और अपनी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद वह हर दिन अपनी जान खतरे में डालता है ताकि थोड़े बहुत पैसे कमा सके। लेकिन एक दिन जब में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकंड अवेकनिंग होती है और वह दुनिया का अकेला ऐसा हंटर बन जाता है जो अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत 3 साल पहले के एक दृश्य से होती है, जहां एक आइलैंड पर कई हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। लेकिन वे एंट मॉन्स्टर्स बेहद ताकतवर होते हैं, जिन पर हंटर्स के हमलों का कोई असर नहीं होता। वे आसानी से कई हंटर्स को हरा देते हैं और कुछ को बुरी तरह घायल कर देते हैं। एक हंटर मरने ही वाला होता है, तभी एक हीलिंग हंटर वहां पहुंचकर उसे बचाता है और उसके जख्मों को तुरंत ठीक कर देता है। तभी कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके साथ ही समय रहते वहां पहुंच जाते हैं। चूंकि वे तीनों ही एस रैंक हंटर्स होते हैं, उन्हें लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसके तुरंत बाद एक विशाल सफेद एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसका आकार देखकर सभी को लगता है कि शायद वही उनका लीडर होगा। दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ते हैं और आसानी से उसे हरा देते हैं, लेकिन तभी और सफेद मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इससे वे समझ जाते हैं कि वह एंट मॉन्स्टर लीडर नहीं था। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई शहर से भी साफ देखी जा सकती थी। इसी बीच हंटर चोई अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर वहां पहुंच जाता है। सैकड़ों की संख्या में एंट मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। चोई अपने एक ही अटैक में सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, लेकिन बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी हंटर्स आगे आते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स प्रकट होने लगे थे जो अलग अलग डायमेंशन से जुड़े होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर कई तरह के मैजिकल बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता। इन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत होती है। हंटर्स वे इंसान होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेक किया होता है। उनकी ताकत के हिसाब से उन्हें विभिन्न रैंक मिलते हैं, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें एस रैंक सबसे ताकतवर होते हैं, जबकि ई रैंक सबसे कमजोर। एक बार किसी इंसान की शक्तियां अवेक हो जाती हैं, तो वह चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, अपनी शक्ति को बढ़ा नहीं सकता। इसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहां कई हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा होते हैं। संग जिन्वू भी वहां पहुंचता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अरे, इसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? क्या यह बहुत स्ट्रांग है? हाहा, स्ट्रांग? तुम जानते हो इसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। इसका मतलब यह डंजन बहुत आसान होने वाला है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। ज्यादा जोर से मत बोलो, कहीं वो सुन न ले। बेवकूफों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूं। इतनी जोर जोर से जो चिल्ला रहे हो। ये कहते हुए खुद के बारे में सोचने लगता है। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। मेरे पास कोई हाई ग्रेड एबिलिटीज नहीं है। जितनी बार भी मैं डंजन्स के अंदर जाता हूं, हर बार घायल होकर बाहर आता हूं। कभी कभी तो मरते मरते बचा। ये काम वह मजे के लिए नहीं करता और न ही उसे इसमें कोई शौक है, लेकिन उसके लिए यह काम करना मजबूरी है। वह कहता है, मुझे यह काम किसी भी हालत में करना ही होगा, क्योंकि हंटर गिल्ड से मिलने वाले पैसों से ही मैं अपनी बीमार मां के मेडिकल बिल्स भर पाता हूं। संग जिन्वू के लिए यह सब बेहद कठिन था। वह सोचता है, मेरे जैसे साधारण और आम आदमी जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसे मजबूरी में हंटर बनना पड़ता है। तभी जूही वहां आ जाती है और उसकी चोट के लिए उसे डांटने लगती है। वह पूछती है, तुम फिर से घायल कैसे हो गए? जिन्वू जवाब देता है, मैं एक ई रैंक डंजन में घायल हो गया था। बाकी किसी को खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने हीलर को भी नहीं बुलाया, क्योंकि उनके साथ एक हाई रैंकर था। जूही कहती है, एक हाई रैंकर होने का मतलब यह नहीं कि हीलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर हूं। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई। यह सुनकर जूही कुछ नहीं कह पाती। आगे सभी लोग रेड के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सामने एक हंटर खड़ा होता है।
और डंजन्स के बाहर सभी हंटर्स इकट्ठा हो जाते हैं। उनके सामने एक हंटर खड़ा था जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग था। वह कहता है, मैं इस पार्टी का लीडर बनना चाहता हूं। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। चूंकि वह सबसे ताकतवर था, सभी लोग सहमति जता देते हैं और वह पार्टी का लीडर बन जाता है। इसके बाद सभी हंटर्स एक एक करके डंजन्स के अंदर जाने लगते हैं। संग जिनवू बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, यह छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, लेकिन मेरी इनकम से मैं यही अफोर्ड कर सकता हूं। खैर, कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। और यह सोचकर वह भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। डंजन्स के अंदर कुछ समय बाद संग एक मॉन्स्टर को हराकर एक माना क्रिस्टल हासिल करता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं। इन क्रिस्टल्स को हंटर्स गिल्ड को देकर हंटर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का उपयोग वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनाने में किया जाता है जो ताकतवर मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जरूरी होते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होता है, उससे मिलने वाले क्रिस्टल्स और आइटम्स उतने ही कीमती होते हैं। तभी अचानक एक गोब्लिन जिनवू पर हमला कर देता है। वह किसी तरह गोब्लिन के हमले को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी नाइफ पर दरार आ जाती है। वह गोब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी नाइफ टूट जाती है और गोब्लिन उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इससे पहले कि संग जिनवू की जान चली जाती, एक ताकतवर हंटर वहां आकर उसे बचा लेता है। वह जूही से कहता है, इसे जल्दी से हील करो। जूही तुरंत जिनवू को हील करना शुरू कर देती है। इसी दौरान जिन देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और कुछ ही समय में मिलकर उस डंजन्स के बॉस को हरा देते हैं। यह सब देखकर संग जिनवू उदास हो जाता है। वह सोचता है, सब खत्म हो गया। मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही हासिल कर पाया। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर बस इतना ही कमाया। तभी एक हंटर बाकी सभी को आवाज लगाता है और बताता है कि यहां एक केव है। यह देखकर सबको शक होता है कि यह शायद एक डबल डंजन्स है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी डंजन्स क्लोज नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें यह रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन को करनी चाहिए और उनके इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुछ हंटर्स कहते हैं, अगर हमने रिपोर्ट कर दी तो सारी लूट एसोसिएशन को मिल जाएगी। यह तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन्स है, इसमें डरने की क्या जरूरत है। हालांकि कुछ हंटर्स कहते हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उन्होंने वोट करने का फैसला किया। 6 लोग अंदर जाने को तैयार थे, जबकि 6 लोग इसके खिलाफ थे। अब सबकी नजरें संग जिनवू पर थीं। उसने अभी तक वोट नहीं किया था। वह सोचने लगा, क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक डी रैंक डंजन्स मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पिता की मौत के बाद घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूं। मुझे अपनी मां के इलाज के लिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है। मुझे जाना ही होगा। आखिरकार वह बोलता है, हां, मैं भी डंजन्स में जाना चाहता हूं। इसके बाद हमें एक फैसिलिटी में कुछ लोग दिखाए जाते हैं, जहां ऐसे ह्यूमंस आते हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी पावर्स को अवेक किया है। वहां उनकी एबिलिटीज को चेक किया जा रहा है। फैसिलिटी के बाहर कई गिल्ड के लोग इन नए हंटर्स को अपनी गिल्ड में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शख्स किसी को फोन लगाता है और कहता है, एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। जिसे फोन किया गया था वह मिस्टर चॉय हैं। वह जवाब देते हैं, जेंडर और उम्र को नजरअंदाज करो और बस उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। और ऐसे भी हम कहां किसी ऐसे इंसान को खोज रहे हैं जिसकी बराबरी चाहे इनसे की जा सके। इनसे ज्यादा टैलेंटेड कोई नहीं हो सकता। इसके बाद सीन बदलता है, जहां कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने चाहाए इन आ जाती है। वह आसानी से उन चोरों को रोककर लड़की का पर्स वापस लेती है, लेकिन जब वह पर्स लौटा रही होती है तो लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। भीड़ देखकर वह घबरा जाती है और छलांग लगाकर वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ जिनवू और अन्य हंटर्स गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। जिनवू जूही से कहता है, सॉरी, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा।
जूही नाराज होकर जवाब देती है, ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूं? अगर उसका हमला थोड़ा ऊपर होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से हील किया है। जूही की नाराजगी सुनकर जिन समझ जाता है कि वह अभी तक जिंदा है तो सिर्फ उस बी रैंक हीलर की वजह से। वह माफी मांगते हुए कहता है, अगर तुम माफी चाहती हो तो मैं तुम्हें कभी खाने पर ले जाऊंगा। पीछे से कोई मजाक करते हुए कहता है, इसे भी गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, वाह क्या कमाल है। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजे का साइज देखकर सभी चौंक जाते हैं। किसी का कहना होता है, इतना बड़ा दरवाजा मिलना आम बात नहीं है। किम कहता है, अगर हम यहां तक आ गए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। दूसरी तरफ सिटी में नए हंटर्स को हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का एक वीडियो दिखाया जा रहा है। उसमें वह कहते हैं, ये पोर्टल्स करीब 10 साल पहले पहली बार इस दुनिया में दिखाई दिए थे, लेकिन आज भी इनमें कई रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। एक हंटर के तौर पर सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सतर्क रहें। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, इस दुनिया में एक ही नियम है, हर वक्त चौकन्ना रहना। गुफा के अंदर हंटर्स एक अजीब कमरे में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ स्टैचू ही स्टैचू हैं। ये स्टैचू कई शताब्दियों पुराने लगते हैं। जिन वहां के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा होता है, जबकि जूही को घबराहट होने लगती है। सभी सोचने लगते हैं कि बॉस आखिर है कहां। तभी सॉन्ग फर्श की ओर देखता है जो किसी मैजिक सर्कल जैसा दिखता है। तभी वे एक स्टैचू के पास एक पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों को पढ़ते हैं। उसमें कुछ कमांडमेंट्स लिखे होते हैं। भगवान की पूजा करो, भगवान की प्रशंसा करो, अपनी भक्ति को साबित करो। सॉन्ग इसे पढ़ रहा होता है। तभी जूही कहती है, मैंने स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा, वो स्टैचू हमें देख रहा था। सॉन्ग कहता है, जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। इतना कहते ही जिस दरवाजे से वे आए थे वह अचानक बंद हो जाता है। यह देखकर सभी हंटर्स डर जाते हैं। एक हंटर गुस्से में कहता है, यही वजह थी कि मैं यहां आना नहीं चाहता था। तुम सब अपने खजाने रखो, मैं यहां से जा रहा हूं। वह दरवाजे को धक्का देने की कोशिश करता है। तभी एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है। उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। यह देख सभी हंटर्स दहशत में चिल्लाने लगते हैं। कोई कहता है, उस हंटर का रैंक क्या था? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पल भर में मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो सिर्फ एक डी रैंक डंजन था, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको जूही की बात याद आती है और वह बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिनवू की तरफ देखने लगती हैं। जिनवू का डर और बढ़ जाता है। वह सोचता है, मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूं। मेरे पहले मिशन में जब मैं टीम से अलग हो गया था, एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मुझे इतनी बुरी तरह से घायल किया था कि मुझे 4 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। एक और बार जब मैं एक मेज में फंस गया था, मैं भूख से मरने की हालत में था। जिनको एहसास होता है कि हर बार उसने बस अपनी किस्मत और सतर्कता की वजह से जान बचाई थी। तभी वह चिल्लाता है, नीचे झुको। जैसे ही वह ऐसा कहता है, बड़े वाले स्टैचू की आंखों से आग की तेज लपटें निकलती हैं। एक हंटर जलकर राख में बदल जाता है और स्टैचू की लेजर की गर्मी से जमीन तक पिघलने लगती है। जिन किसी तरह जूही को बचाने में कामयाब होता है। यह सब देखकर सबके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। हम यहां फंस चुके हैं। क्या यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? यह बात जिनवू घबराहट में कहता है। तभी मिस्टर सॉन्ग सभी से कहता है, कोई अपनी जगह से मत हिलना, वरना यह स्टैचू फिर से हमला करेगा। जूही अभी भी डरी हुई। उसकी हालत देखकर मिस्टर सॉन्ग ने कहा, अगर तुमने स्टैचू की हरकत को नहीं देखा होता तो हम सब मारे गए होते। तभी जिनवू की नजर सॉन्ग पर गई, जिसका एक हाथ कट चुका था। जिन तुरंत उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगा। मिस्टर सॉन्ग कहता है, मैं जूही से खुद को ठीक करने को कह सकता था, लेकिन वह मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। वह बी रैंक होने के बावजूद सिर्फ आसान रेड्स में हिस्सा लेती है। सॉन्ग फिर दर्द सहते हुए कहा, हमारे सामने जो समस्या है वह शायद किसी एस रैंक डंजन में होनी चाहिए। तभी जिनको पत्थर पर लिखे शब्द याद आए,
भगवान की पूजा करो, भगवान की प्रशंसा करो, अपनी भक्ति को साबित करो। क्या यह वही स्टैचू है जिसकी पत्थर में बात की गई है? उसने मन में सोचा। तभी एक हंटर खड़ा हुआ और बोला, मैं अपनी स्पीड पर भरोसा करता हूं। इससे पहले कि स्टैचू हमला करे मैं भाग जाऊंगा। लेकिन उसकी पूरी स्पीड भी स्टैचू से तेज नहीं थी। स्टैचू ने तुरंत हमला किया और उसे खत्म कर दिया। यह देख बाकी हंटर डर गए। यह स्टैचू हमें मार सकता है, फिर इसने अभी तक हमें जिंदा क्यों छोड़ा है? जिनवू ने सॉन्ग से पूछा, पहली कमांडमेंट क्या थी? सॉन्ग ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा करो। फिर उसने साहस जुटाकर स्टैचू के सामने घुटने टेक दिए। जैसे ही उसने यह किया, स्टैचू शांत हो गया। सब लोग घुटने टेक कर बैठ जाओ, जिन ने चिल्लाकर कहा। जब तक हमारे सिर एक निश्चित ऊंचाई से नीचे हैं, स्टैचू कुछ नहीं करेगा। सभी हंटर्स ने तुरंत स्टैचू के सामने घुटने टेक दिए। यह देखकर स्टैचू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही कुछ हंटर खड़े हुए, स्टैचू ने फिर से मूव करना शुरू कर दिया। हमें दूसरी कमांडमेंट भी पूरी करनी होगी, भगवान की प्रशंसा करो। एक हंटर आगे आया और प्रशंसा करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गलत निकले। स्टैचू ने उसे और एक लड़की को तुरंत मार दिया। डर के मारे बाकी लोग इधर उधर भागने लगे। भागते समय पार्क सोचने लगा, मैं मर नहीं सकता, मेरी फैमिली का क्या होगा? लेकिन जैसे ही वह एक अन्य स्टैचू के पास पहुंचा, वह स्टैचू उसे बीच से काट देता है। आखिर हम किस चीज की प्रशंसा करें? यह भगवान कम और शैतान ज्यादा लगता है। एक हंटर चीखा, जिनने स्टैचू के आसपास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को नोटिस किया। सभी इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू के पास जाओ, उसने चिल्लाया। सॉन्ग सबसे पहले एक स्टैचू के पास गया। वह स्टैचू तुरंत इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा। किम और अन्य हंटर भी स्टैचू के पास जाकर बच गए। जिन जूही को एक स्टैचू के पास ले गया, लेकिन वह एक्टिवेट नहीं हुआ। उसने समझा कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। वह जूही को वहीं छोड़कर एक अन्य स्टैचू की ओर बढ़ा। भागते समय वह गलती से एक हथियार वाले स्टैचू के पास पहुंच गया, जिसने उसके पैर पर हमला कर दिया। हालांकि वह किसी तरह रेंगते हुए एक अन्य इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच गया। स्टैचू ने इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया। संगीत सुनकर बड़ा स्टैचू वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। जूही उसके पास आई और उसका कटा हुआ पैर देखा। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन खुद घायल होने लगती है। इस बीच बाकी हंटर सॉन्ग को दोष देने लगे। तुम लीडर थे, यह सब तुम्हारी गलती है, सॉन्ग ने स्वीकार करते हुए कहा। हाँ, यह मेरी जिम्मेदारी थी। तभी बड़ा स्टैचू खड़ा हुआ और डंजन के बीचों बीच एक ऑल्टर प्रकट हुआ। जिनने ऑल्टर को देखकर कहा, यह बलि चढ़ाने की जगह लगती है। तीसरी कमांडमेंट थी, अपनी भक्ति को साबित करो, हमें एक बलि की जरूरत है। एक हंटर ने कहा और एक तलवार से सीधी मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर रखते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। मिस्टर सॉन्ग अकेले ही ऑल्टर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ऑल्टर पर आग जल उठी। सॉन्ग ने जिन से पूछा, अब हमें क्या करना है? जिन खुद भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसने बाकी हंटर से कहा, मुझे ऑल्टर के पास ले चलो। जैसे ही जिन ऑल्टर के पास पहुंचा, वहां तीनों ओर आग जलने लगी। जिनवू मिस्टर सॉन्ग से कहता है, अगर हम यहां रुक गए तो क्या कोई हमें बचाने आएगा? मिस्टर सॉन्ग ने जवाब दिया, यह डंजन 7 दिनों से खुला है। अगर हमें रेस्क्यू करने में देर हुई तो यह स्टैचू हमें खत्म कर देगा। फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई पोर्टल 7 दिन तक खुला रहे तो उसका बैरियर टूट जाता है और सभी मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में चले जाते हैं। इसके बाद का सीन डंजन के बाहर का दिखाया जाता है, जहां जिन की बहन उसकी बीमार मां से मिलने आई थी। उनकी मां कोमा में थी और उसकी बहन उन्हें अपने दिन भर की बातें बता रही थी। वापस हम डंजन में देखते हैं, जहां जिन ने बाकी हंटर्स को भी ऑल्टर के पास बुलाया। उनके आने से वहां 2 और आग की लपटें जलने लगीं। चारों ओर नीले रंग का घेरा बन गया। जैसे ही यह हुआ, वह दरवाजा खुल गया जिससे वे अंदर आए थे। वे बाहर निकलने की योजना बना ही रहे थे कि अचानक एक नीली फ्लेम बुझ गई। फ्लैम के बुझते ही सभी स्टैचू उनकी ओर बढ़ने लगे। जिन ने देखा कि जब वह किसी स्टैचू की ओर देखता है तो वह हिलना बंद कर देता है। उसने तुरंत सभी से कहा, स्टैचू को देखते रहो। सभी ने उसकी बात मानी और स्टैचू को घूरने लगे। लेकिन तभी एक लड़की डर के मारे दरवाजे की ओर भाग गई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकली, एक और फ्लेम बुझ गई। इसके साथ ही दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। वो हंटर जिसने जिनवू को संभाला हुआ था, वह भी घबराकर वहां से भागकर बाहर चला जाता है।
जिन्वू ने सभी से कहा, यहीं रुके रहो, ये नीली लपटें धीरे धीरे बुझ रही हैं। शायद ये गॉड हमारा टेस्ट ले रहा है। अगर हम सब तब तक यहीं रुके रहें जब तक सारी लपटें बुझ न जाएं, तो शायद हम बच सकें। किम घबराते हुए कहने लगा, लेकिन क्या पता, जब ये सारी लपटें बुझ जाएं तो स्टैचू हमें मार दें। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसे हंटर से हमें इतनी मदद मिलेगी, पर तुम्हारा शुक्रिया। किम ने थोड़ा रुककर कहा, मुझे माफ कर दो जिन। और वह भी वहां से भाग गया। अब वहां केवल 3 लोग बचे थे, सॉन्ग, जिन और जूही। सॉन्ग ने जिन से कहा, तुम जूही को लेकर यहां से चले जाओ, मैं तब तक इन स्टैचू को देखता रहूंगा। लेकिन जूही का शरीर ज्यादा माना यूज करने के कारण काम करना बंद कर चुका था। जिन्वू ने सॉन्ग से कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरा एक पैर पहले ही कट चुका है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जूही ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिन्वू ने उसे अपना क्रिस्टल दिया और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिनर पर तो नहीं ले जा सका, लेकिन इससे अपने लिए कुछ खरीद लेना। जब मैं बाहर आऊंगा तो पैसे वापस कर देना। सॉन्ग ने कोई और चारा ना देखकर जूही को बेहोश कर दिया और उसे लेकर दरवाजे के बाहर चला गया। जिन्वू ने मन ही मन सोचा, शुक्र है केवल मैं ही मरने वाला हूं। काश मैंने और इंश्योरेंस खरीद लिया होता तो मेरी फैमिली को ज्यादा मदद मिलती। यह कहकर जिन्वू ने एक तलवार उठा ली और कहा, तुम में से कोई ना कोई मेरे साथ तो जरूर जाएगा। लेकिन वह जानता था कि इतने बड़े स्टैचू के सामने वह कुछ नहीं कर सकता। स्टैचू ने सॉन्ग पर हमला कर दिया। वे उसे बेरहमी से मारने लगे, जिससे उसका एक हाथ भी कट गया। हमला जारी रहा और अंत में एक स्टैचू ने उसकी छाती पर वार किया और उसे अपने हथियार पर टांग दिया। सॉन्ग को एक बलि के रूप में ऑल्टर के बीचों बीच फेंक दिया गया। वह कराहते हुए चिल्लाया, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। एक स्टैचू उसे मारने ही वाला था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। नई क्वेस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। आपने प्लेयर बनने की सभी योग्यताएं पूरी कर ली हैं। क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे? अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। जिन्वू ने डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए कहा, यस। 3 दिन बाद जिन्वू को एक हॉस्पिटल में होश आया। उसने खुद को देखा और पाया कि उसके हाथ और पैर दोनों सही सलामत थे। उसे लगता है कि शायद वो सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था। तभी हंटर एसोसिएशन के 2 लोग, कैंग और वू, उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं, तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। जिन उनसे जूही और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो बताते हैं, जूही ठीक है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति खराब है। उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और शायद वह दोबारा हंटिंग पर ना जा सके। सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है और संभव है कि वह भी हंटिंग छोड़ दे। तुम्हारी टीम के सिर्फ 6 हंटर्स जिंदा बच पाए हैं। हंटिंग एक खतरनाक काम है, लेकिन इस तरह की घटनाएं काफी रेयर होती हैं। वू ने कहा, जब व्हाइट टाइगर गिल्ड की टीम वहां गई तो हमें तुम बुरी हालत में वहां मिला, लेकिन जैसा बाकी के सर्वाइवर्स ने बताया, वहां कोई स्टैचू नहीं था। अगर हमें वहां से कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो शायद हम तुम्हारी बातों पर यकीन न करते और इसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराते। जिनको समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या हो रहा है। वू ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ रीअवेकनिंग का अनुभव हुआ है? जिन ने उलझन में पूछा, रीअवेकनिंग? वू ने समझाया, आमतौर पर अवेकनिंग के बाद हंटर्स अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाते, लेकिन कुछ रेयर हंटर्स रीअवेकनिंग का अनुभव करते हैं, जिससे वे सीधे ए रैंक या एस रैंक हंटर्स बन जाते हैं। वो एक मैजिक डिटेक्टर निकालते हुए बोले, आओ इसे चेक करें। जिन ने खुशी खुशी अपना हाथ डिटेक्टर पर रखा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत जिन का पावर लेवल केवल 10 था। वू ने हैरानी से कहा, यह तो ई रैंक हंटर से भी कम है। किसी भी ई रैंक का स्कोर कम से कम 70 होता है। तो तुम वहां से जिंदा कैसे बच निकले? जिनको यह सब अजीब लग रहा था। तभी उसकी बहन जीना उससे मिलने पहुंचती है। वह उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा अपनी जान खतरे में डाली तो मैं स्कूल छोड़कर काम शुरू कर दूंगी। जिन ने वादा किया, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फिर जिन ने अपनी बहन से पूछा, तुम्हें क्या यह स्क्रीन दिखाई दे रही है? जीना ने कहा, स्क्रीन? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जिन्वू ने धीरे धीरे स्क्रीन को समझने की कोशिश की। उसने पूछा, तुमने गेम्स खेली है ना? एंड्रॉइड मैसेज कैसे खोलते हैं? जीना ने बताया, बस उन्हें ओपन करो। जैसे ही जिन ने स्क्रीन पर मैसेज ओपन किया, एक नई जानकारी सामने आई।
सिस्टम ने उसे बताया कि यह स्क्रीन उसकी ताकत बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर उसने इसे फॉलो नहीं किया तो उसे पेनल्टी दी जाएगी। उसने डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जिसमें 100 पुशअप्स, 100 सेटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर दौड़ना शामिल था। जिन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मजाक है, अभी तो मैं रिकवर भी नहीं हुआ और हॉस्पिटल में मैं दौड़ूंगा कैसे। दूसरी ओर चोई चा हाइन को एक बी रैंक रेड में इंस्ट्रक्टर बनने का ऑफर दिया गया ताकि वह नए रिक्रूट्स को ट्रेन कर सके। तुम इस काम के लिए सबसे बेहतर हो। चा हाइन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरों को सिखा सकती हूं। तभी चोई कहते हैं, तुम्हें बस लड़ना है, बाकी सब वे तुम्हें देखकर खुद सीख जाएंगे। हमारा गिल्ड इस देश के टॉप 5 गिल्ड्स में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी हमें बहुत काम करना है। और हां, हंटर्स का लेवल तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन उनकी प्रैक्टिस से कॉम्बैट स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है। इसी बीच एक दूसरी जगह पर एक नया पोर्टल खुल जाता है। यह पोर्टल बीच सड़क पर था और वहां हलचल शुरू हो गई। वहीं रात के 12 बजते ही जिनवू को नोटिफिकेशन मिला कि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया। अचानक जमीन हिलने लगी और वह बिस्तर से नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। एक विशालकाय सेंटिपीड मॉन्स्टर उसके पीछे था। स्क्रीन ने उसे बताया कि यह उसकी पेनल्टी है और उसे अगले 4 घंटे तक इस मॉन्स्टर से बचना होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्सेस देखती हैं कि जिनवू अपने बिस्तर पर नहीं है। इधर जिनवू मॉन्स्टर से बचने के लिए दौड़ रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर उसे खाने वाला था, टाइमर खत्म हो गया और वह वापस हॉस्पिटल में लौट आया। डेली क्वेस्ट पूरा करने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी मिला, लेकिन थकावट के कारण वह बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद जिन ने अपनी बहन से कहा कि वह जल्दी ही घर आ जाएगा। इस बीच जूही को एक डी रैंक डंजन में जाने का ऑफर मिलता है, लेकिन वह मना कर देती है। तभी उसे बताया जाता है कि जिनवू अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यह सुनते ही जूही बेहद खुश हो गई और हॉस्पिटल में उससे मिलने पहुंची, लेकिन जिनवू उसे नहीं मिलता है। जिनवू अब समझने लगा था कि यह स्क्रीन उसकी इमेजिनेशन नहीं है। उसने अपने डेली क्वेस्ट पूरे करना शुरू किया। जब वह अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करता है तो उसे 3 इनाम मिलते हैं। फुल रिकवरी, जिससे यूज करके वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एबिलिटी पॉइंट्स, जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार किसी भी एबिलिटीज में उपयोग कर सकता है। हर बार जब वह एबिलिटी पॉइंट्स का इस्तेमाल करता तो अपने शरीर में बदलाव को महसूस कर सकता था। एक कॉर्सेक्स इन्वेंट्री जो बिल्कुल किसी गेम की तरह थी। जब उसने डेली क्वेस्ट पूरा किया तो उसे एक बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक चाबी थी। स्क्रीन पर चाबी का उपयोग करने की लोकेशन भी बताई गई। लोकेशन का नाम सुनते ही जिनवू को स्टैचू और पुरानी घटनाएं याद करने लगता है। इसके बाद वह अपनी मां से मिलने गया। वहां से कहानी 4 साल पहले की घटना में लौटती है, जब उसकी मां अचानक बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मां इटर्नल स्लंबर में चली गई है। डॉक्टर ने बताया कि यह एक ऐसी कंडीशन है जो पोर्टल्स के आने के बाद से देखी जा रही है। यह कंडीशन 1000 में से किसी एक को ही होती है और उन लोगों को प्रभावित करती है जिनका शरीर मैजिक को सहन नहीं कर पाता। उन्होंने यह भी कहा कि मेडिकल तकनीक इतनी विकसित नहीं है कि इसका इलाज हो सके। वह केवल उसकी मां को जिंदा रखने की कोशिश कर सकते थे। उस घटना के बाद अपनी मां का इलाज कराने के लिए ही जिनवू ने हंटिंग शुरू की थी। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वह अवेक हो चुका है। उसने सोचा, अब मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और मां का इलाज करा पाऊंगा। लेकिन जब उसने अपना पहला मिशन किया तो उसकी ताकत इतनी कम थी कि बाकी हंटर्स ने उसके साथ कुछ भी शेयर करने से मना कर दिया। इधर जिन उस स्थान पर पहुंचता है जहां स्क्रीन ने उसे डंजन की लोकेशन बताई थी। उसने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी सर्वाइवल स्किल्स पर भरोसा है। अगर किसी मुसीबत में फंसा तो वहां से बच निकलूंगा। उसने चाबी का उपयोग किया और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखाई दी, आप एक इंस्टेंस डंजन के अंदर आ चुके हैं। तभी उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। जिन ने चारों तरफ देखा। अचानक उसके सामने से एक लड़की गुजरती है। उसे महसूस हुआ कि यह जगह बाकी डंजन से बिल्कुल अलग थी। उसने घबराते हुए सोचा, अब मैं क्या करूंगा? मैंने तो सोचा था कि अगर कोई परेशानी हुई तो यहां से भाग जाऊंगा, पर अब तो दरवाजा ही बंद हो चुका है। स्क्रीन ने फिर से नोटिफिकेशन दिया, इस डंजन से बाहर निकलने के लिए
आपको यहाँ के बॉस को हराना होगा या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करना होगा। जिन झुंझलाते हुए बोला, अरे मैं तो किसी मामूली रैंक के मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, अकेले इस डंजन को कैसे क्लियर करूंगा। लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। डंजन के अंदर जाते ही 3 गोब्लिन मॉन्स्टर्स उसके सामने आ गए। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने जिन पर हमला कर दिया। वह मुश्किल से उनके हमलों को डॉज कर पा रहा था, लेकिन उनके खिलाफ अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। जल्द ही वे मॉन्स्टर्स उस पर भारी पड़ने लगे। हार मानने की कगार पर पहुंचकर भी जिन ने हिम्मत नहीं हारी। गुस्से में खड़ा होकर उसने अपने चाकू से एक गोब्लिन को मार गिराया। इस जीत ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसने तेजी से बाकी गोब्लिन्स को भी हरा दिया। जिन ने राहत की सांस ली और कहा, लगता है मैं सच में ताकतवर हो रहा हूं। लेकिन तभी एक बड़ा और खतरनाक लाइकेन मॉन्स्टर सामने आ गया। वह मॉन्स्टर इतना शक्तिशाली था कि उसने जिन के वेपन को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह कांच का हो। जिनवू ने देखा कि यह मॉन्स्टर बाकी गॉब्लिन्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। मुझे अभी भी उस बड़े स्टैचू वाले डर का एहसास हो रहा है, उसने सोचा। तभी लाइकेन मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया, जिससे जिन के चेहरे पर खरोंच आ गई। जिन ने खुद से कहा, मेरे पास कोई हीलर नहीं है, अगर मुझे और चोट आई तो यहीं सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए मॉन्स्टर के हमलों को डॉज करना जारी रखा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तेज हो चुका था। जब मॉन्स्टर ने फिर से हमला किया तो जिन ने इस बार पूरी ताकत से पलटवार किया। जिन का एक घूंसा सीधे मॉन्स्टर को जोरदार तरीके से मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसने हैरानी से कहा, क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है? लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ, फिर भी इस मॉन्स्टर के मुकाबले मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए मॉन्स्टर के हमलों को डॉज करना जारी रखा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और तेज हो चुका था। जब मॉन्स्टर ने फिर से हमला किया तो जिन ने इस बार पूरी ताकत से पलटवार किया। जिन का एक घूंसा सीधे मॉन्स्टर को जोरदार तरीके से मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। उसने हैरानी से कहा, क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है? लेकिन तुरंत ही उसे एहसास हुआ, फिर भी इस मॉन्स्टर के मुकाबले मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। जिन लगातार उस पर हमला करता रहा, लेकिन उसके हमलों का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। हारकर उसे फिर से उसके हमलों को डॉज करना पड़ा। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? न तो मेरे पास कोई टीम है और न ही कोई हीलर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहां मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता। उसी समय उसे अपनी इन्वेंट्री की याद आई। उसने इन्वेंट्री खोली और उसमें से एक बड़ी चमचमाती तलवार निकाली। उसने कहा, यह तलवार मेरी इन्वेंट्री में क्या कर रही है? किम ने तो कहा था कि इसे उसने 3 मिलियन में खरीदा था। तलवार हाथ में आते ही उसने मॉन्स्टर पर हमला किया और उसे बीच से काट दिया। जैसे ही उसने मॉन्स्टर को हराया, उसके जख्म तेजी से भरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह चैन की सांस लेता, वहां 2 और मॉन्स्टर आ गए। अब जिनवू को डर नहीं था, क्योंकि उसके पास एक वेपन था। लेकिन जब उसने तलवार से हमला करना चाहा तो तलवार जमीन में फंस गई। मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ते रहे और अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी। लेकिन आखिरी समय पर उसने तलवार को बाहर निकाल लिया। जिन ने उन पर हमला किया, लेकिन एक वुल्फ लाइकन उसके वार से बच गया और दूसरा उसकी तलवार को पकड़ कर लेता है। गुस्से में जिनवू अपनी तलवार से उस वुल्फ के मुंह पर जोरदार हमला किया और उसे खत्म कर दिया। अब वहां सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा था। जिनवू ने कहा, ये मॉन्स्टर्स यहां के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये कहते ही बचा हुआ वुल्फ डर कर वहां से भाग गया। अब फाइनली उसे थोड़ी राहत मिली। उसने नोटिफिकेशन देखा कि उसका लेवल अब 2 हो गया है। जिन ने सोचा, डेली क्वेस्ट पूरी करने से मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ा, लेकिन असली लड़ाई से बढ़ गया। लगता है जब मैं लेवल अप करता हूं तो मेरे सभी स्टैट्स पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसने मॉन्स्टर की लाश से एक फेंक दांत उठाया और कहा, अगर ये गेम है तो क्या यह डंजन और यहां के मॉन्स्टर्स गेट वाले डंजन से अलग हैं? तभी उसके सामने एक शॉप स्क्रीन दिखाई दी, लेकिन उसका लेवल अभी कम था, इसलिए वह कुछ खरीद नहीं सकता था। हालांकि वह अपनी चीजों को बेच सकता था। उसने मॉन्स्टर का फेंक बेच दिया और बदले में उसे 20 गोल्ड मिले। जिन ने सोचा, ई रैंक डंजन में हूं तो ज्यादा वैल्यू तो मिलने से रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? बिना बॉस को हराए तो बाहर नहीं निकल सकता।
और इतनी जल्दी टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं मिलेगा। अगर मैं यहां बैठा रहा तो भूख से ही मर जाऊंगा। बॉस को हराने के लिए मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर अपना लेवल बढ़ाना होगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और मॉन्स्टर्स की तलाश में आगे बढ़ा। जल्द ही उसके सामने बहुत सारे लाइकन मॉन्स्टर्स आ गए। जिन ने कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और मुझे पता है कि तुम भी हार मानने वाले नहीं हो, पर इसी में तो मजा है। जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना ज्यादा मेरा लेवल बढ़ेगा और मेरी ताकत भी। जिन ने एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर्स को हराना शुरू कर दिया। हर मॉन्स्टर को मारने के साथ स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आती रही। आखिरकार उसने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। अंत में उसे एक फाइनल नोटिफिकेशन मिला, आपने वुल्फ असासिन का टाइटल पाया है। दूसरी ओर डंजन के बाहर कुछ लोग एक पोर्टल के सामने से गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि हंटर्स ने अभी तक इसे बंद क्यों नहीं किया। दूसरी ओर जिन नोटिस करता है कि लड़ाई के दौरान उसकी तलवार टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। तभी उसे एक और नोटिफिकेशन आती है जो बताती है कि वुल्फ असासिन बनने से उसे क्या फायदे मिलेंगे। अगर वो किसी भी एनिमल टाइप मॉन्स्टर से लड़ेगा तो उसकी सारी एबिलिटीज 40% तक बढ़ जाएंगी। यह सुनकर वह थोड़ा आश्वस्त होता है। जब वो अपनी इन्वेंट्री चेक करता है तो उसे कई फैंग्स, 2 वॉर्न डैगर और क्लोक्स मिलते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका था। वो खुद से सोचता है, क्या मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए? अगर मैं बाहर चला गया तो शायद मुझे इतनी आसानी से फिर से स्ट्रांग बनने का मौका न मिले। पर बाहर जाने के बाद इस डंजन का क्या होगा? काफी सोच विचार के बाद जिन फैसला करता है कि वह आगे बढ़ेगा। उधर जूही को हंटर एसोसिएशन से एक कॉल आती है। उसे पास के एक डंजन ब्रेक की जानकारी दी जाती है और मदद के लिए बुलाया जाता है। जूही को गिल्ट महसूस होता है क्योंकि उसने पहले मदद के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वह सोचती है, अगर जिन्वू इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। आखिरकार वह मदद के लिए हां कर देती है। दूसरी तरफ जिन डंजन के मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। वह सोचता है, जब भी मेरा लेवल बढ़ता है मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाता है और उनके नाम के रंग भी बदलने लगते हैं। व्हाइट रंग का मतलब है कि वो मुझसे कमजोर हैं। अगर रंग ऑरेंज है तो वो मेरे जितने ही ताकतवर हैं, लेकिन अगर उनका नाम रेड है तो वो मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। पहले इन वुल्फ मॉन्स्टर्स का नाम रेड में दिखता था, लेकिन अब वो व्हाइट हो चुका है। जिन को एहसास होता है कि वो पहले से काफी ताकतवर हो चुका है, लेकिन उसकी इंप्रूव्ड परसेप्शन उसे यह भी बताती है कि नीचे का बॉस मॉन्स्टर बेहद खतरनाक होगा। जिन्वू की तलवार अब लगभग टूटने के कगार पर थी और उसका लेवल भी यहां बढ़ना बंद हो चुका था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो यहीं नहीं रुकेगा। उसका लक्ष्य खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और जैसे ही नीचे पहुंचता है, बिजली की गति से कोई उस पर हमला करता है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी तलवार बीच से टूट जाती है। उसके सामने एक विशाल सरपेंट मॉन्स्टर खड़ा होता है। जिन सोचता है, इतना लेवल अप करने के बाद भी इसका नाम ऑरेंज में दिख रहा है। क्या यही इस डंजन का बॉस है? मुझे नहीं लगता कि इसकी मोटी छाल पर मेरी टूटी हुई तलवार का कोई असर होगा। वो जानता था कि बिना हथियार के लड़ाई का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। तभी मॉन्स्टर का एक और हमला उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन मॉन्स्टर पानी में भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिन बार बार उसकी मार से इधर उधर उछलता रहता है, यहां तक कि मॉन्स्टर गुस्से में उस पर एक ट्रेन तक फेंक देता है। जिन को लगता था कि वह अब ताकतवर हो चुका है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसकी ताकत अभी भी काफी नहीं है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर मुझे कितना स्ट्रांग बनना होगा? कब मैं दूसरों के लिए बोझ बनना बंद करूंगा? उसे मिस्टर सॉन्ग की बातें याद आती हैं। सब लोग तुम्हें सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। अगर तुम उन्हें गलत साबित करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी मॉन्स्टर एक और जोरदार हमला करता है और जिन को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसे एक अलग ही एरिया में ले जाता है। जिन वो बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार मानने की कोई झलक नहीं थी। उसने खुद से कहा, मुझे वो सबसे कमजोर वाला टैग इसलिए दिया गया था क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन अब मैं इसे हमेशा के लिए बदल दूंगा। फिर जिन्वू सोचने लगता है
कि जिनके पास ताकत होती है वे हर स्थिति में ऊपर होते हैं, लेकिन कमजोर का ताकतवर के पास कोई स्थान नहीं होता। वो सिर्फ डर के मारे कांपते हैं और हारने वालों की तरह सब कुछ होते हुए देखते हैं। जिनको एहसास होता है कि चाहे कमजोर कितना भी चालाक, तेज या समझदार हो, अगर उसका सामना ताकत से है तो वह हमेशा हार जाएगा। यह सोचते हुए जिन अपने अंदर का सारा गुस्सा और हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है। वह उसकी पीठ पर चढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दीवार पर पटक कर नीचे गिरा देता है। जिन की आंखों में एक अलग ही गुस्सा होती है। वह खुद से कहता है, मैं ताकतवर बनकर रहूंगा। उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। वह पूरी ताकत से फिर से मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। लड़ाई के दौरान जिन मॉन्स्टर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जिन ने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में लगाए थे, और अब वह उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर की मोटी स्किन को तोड़ने लगता है। मॉन्स्टर उसे गिराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिन हार मानने को तैयार नहीं था। अपनी पूरी ताकत के साथ वह मॉन्स्टर का गला दबाकर उसे मार देता है। लड़ाई खत्म होते ही जिन के सामने एक नोटिफिकेशन आती है। उसे पता चलता है कि वह कई बार लेवल अप कर चुका है। जिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिरकार मेरी ताकत थोड़ी तो बढ़ी। मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे एक बेहद ताकतवर डैगर मिलता है, जो किम की तलवार से भी 2 गुना मजबूत है। उस डैगर में पैरालिसिस और ड्रेनिंग की विशेष एबिलिटीज थी। साथ ही उसे एक जहरीली दवा भी मिलती है, जिसे इस्तेमाल करने पर उसकी त्वचा तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन यह उसके मसल्स को कमजोर कर सकती थी। जिन वो बॉस मॉन्स्टर को हराया था, जिससे डंजन पूरी तरह खत्म हो गया। वह अब एक ट्रेन स्टेशन के पास खड़ा था, अपनी टूटी हुई तलवार के साथ। जब वह बाहर निकलता है तो चारों ओर वीराना था। वहां आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तभी एक सोल्जर उसे देखकर जल्दी से छिपने को कहता है, लेकिन जब सोल्जर उसकी तलवार को देखता है तो समझ जाता है कि वह एक हंटर है। सोल्जर उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में जिन ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो समझ गया कि यहां डंजन ब्रेक हुआ है। पास खड़ा सोल्जर उसे बताता है कि बाहर निकले ज्यादातर मॉन्स्टर्स को हंटर्स ने खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी एक विशाल मॉन्स्टर जिंदा है। जिन की परसेप्शन एबिलिटी अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसने तुरंत पहचान लिया कि बॉस मॉन्स्टर कहां है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि मॉन्स्टर का आकार बेहद बड़ा और डरावना है। उधर हंटर्स पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस विशाल मॉन्स्टर से लड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके लीडर ने ऑर्डर दिया कि सभी हीलर्स टैंक को सपोर्ट करने पर फोकस करें। टैंक यह समझ नहीं पा रहा था कि फाइटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर को अब तक कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। जिनवू ने यह सब देखा और तुरंत समझ गया कि ये हंटर्स बिना किसी स्ट्रेटजी के लड़ रहे हैं। उनकी टीम में तालमेल की कमी साफ दिख रही थी। उसने अपनी परसेप्शन स्किल्स से जान लिया कि यहां 8 बी रैंक हंटर्स और एक डी रैंक हंटर मौजूद हैं, और डी रैंक हंटर टैंक था। उधर जूही मॉन्स्टर के सामने हिलते डुलते हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार अतीत की भयानक यादों में चली जाती थीं। उसे अपने पिछले अनुभव याद आ रहे थे। यह देखकर जिन समझ गया कि जूही अब तक उस सदमे से उबर नहीं पाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह खुद कभी नहीं उभर पाया था। तभी जिन की नजर मॉन्स्टर पर पड़ी। उसने देखा कि यह डी रैंक बॉस था। जिन ने तुरंत सोचा, ये तो उस मॉन्स्टर से भी कमजोर है जिससे मैं लड़कर आया हूं। अगर मैं इसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो यह लड़ाई आसान हो जाएगी। जिन ने अपनी टूटी हुई तलवार उठाई और पूरी ताकत से मॉन्स्टर पर फेंक दी। तलवार सीधी मॉन्स्टर के बैरियर से टकराई और उसे तोड़ दिया। इसके बाद हंटर्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को हरा दिया। सभी हंटर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मॉन्स्टर को वे इतने समय से हरा नहीं पा रहे थे, उसे एक टूटी हुई तलवार ने डिफीट कर दिया। टीम का लीडर सोल्जर से पूछता है, यह तलवार किसने फेंकी? सोल्जर उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन जिन तब तक वहां से जा चुका था। जिन मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं सिर्फ एक बार में इसे हरा दूंगा। लगता है यह पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। वहीं जूही सोच रही थी, क्या वह जिनवू था? इसके बाद
जिनको रोजाना डेली क्वेस्ट मिलते रहते हैं। वह उन्हें पूरा करके अपना लेवल लगातार बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मौजूद लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। वे कहती हैं, वह जब यहां आया था तो दुबला पतला था, लेकिन अब वह बेहद हैंडसम हो गया है और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी हो गई है। जिन अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, तभी एक नर्स उसके रूम में आ जाती है। उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर नर्स थोड़ा शर्मा जाती है। वह जिन से पूछती है कि वह डिस्चार्ज होने से पहले कैसा महसूस कर रहा है। जिन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। नर्स उसे डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स देती है। जिन उन्हें पूरा करके बाहर निकलने लगता है। तभी नर्स उसे रोककर उसका फोन नंबर मांगती है। जिन थोड़ा असमंजस में सोचता है, यह मेरा नंबर क्यों मांग रही है? शायद इसे मेरे टेस्ट रिजल्ट देने होंगे। वह अपना नंबर दे देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एक न्यूज इंटरव्यू में एस रैंक हंटर बैक यून हो दिखाई देता है। वह उन विशाल एंट्स को मारने वाले 7 एस रैंक हंटर्स में से एक था। इंटरव्यू में वह बताता है कि वह रोज ट्रेनिंग करके खुद को फिट रखता है। दूसरी ओर जिन की बहन स्कूल के लिए निकल रही थी। रास्ते में वह जिन को ट्रेनिंग करते हुए देखती है और कहती है, तुम तो काफी बदल गए हो, तुम्हारी हाइट भी पहले से लंबी हो गई है। जिन मुस्कुराता है और अपनी बहन को छाता देकर स्कूल भेज देता है। उसके जाने के बाद वह सोचने लगता है कि अब उसे अपने पॉइंट्स किस एबिलिटी में लगाने चाहिए। तभी उसके मकान मालिक का फोन आता है। जिन घबराकर फोन उठाता है। मकान मालिक कहता है, तुमने अभी तक किराया नहीं भरा है, अगर कोई परेशानी है तो बाद में दे देना। जिन जवाब देता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं जल्दी ही भर दूंगा। जिन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वह सोचता है, गोब्लिन्स को तो अब आसानी से हरा सकता हूं, किराया भरना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वह ऑनलाइन जॉब्स ढूंढने लगता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो मुझे किसी हाई रैंकिंग गेट में जाना होगा, लेकिन मेरा रैंक तो अभी भी ई है, क्या मुझे दोबारा से रैंक टेस्ट देना चाहिए? फिर वह सोचता है, अगर मैंने टेस्ट दिया तो मुझ पर बहुत ज्यादा ध्यान जाएगा। सेकंड अवेकनिंग तो बेहद रेयर चांस होती है और ऐसा कोई नहीं है जो अपना लेवल बढ़ाकर ताकत हासिल कर सके। जॉब लिस्ट देखने के दौरान उसे एक जॉब मिलती है जो उसे चौंका देती। वह अपने डेली क्वेस्ट्स पूरा करता हुआ वहां पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात हांग नाम के एक हंटर से होती है। हांग उससे माफी मांगता है और कहता है, हमारी टीम तुम्हें सबसे कमजोर हंटर मानती है। जिन जवाब देता है, मुझे इन सब की आदत है। हांग उसे समझाता है कि यह एक सी रैंक मिशन है और इस गेट को एंटर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत थी, इसीलिए उसे सिर्फ एंटर का रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए टीम में शामिल किया गया है। वह आगे कहता है, तुम्हें इस मिशन की लूट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन भाग लेने के लिए तुम्हें 2 मिलियन वॉन जरूर मिलेंगे। जिन उनकी टीम को ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि वहां 4 सी रैंक हंटर्स और 2 डी रैंक हंटर्स हैं। वह इस मिशन के लिए मान जाता है। हांग उसे बताता है कि उसका काम सिर्फ सप्लाई कैरी करना है और उनके साथ कोई हीलर नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते समय हीलर्स साथ आने से मना कर देते हैं। यह सुनकर जिन को थोड़ी डाउट होने लगती है। फिर हांग उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर डंजन के अंदर उसे कोई नुकसान होता है तो इसके लिए हंटर्स जिम्मेदार नहीं होंगे। मिशन शुरू होने से पहले वह एक डी रैंक हंटर से मिलता है, जिसका नाम यू जिन हो है। यू जिन हो के आर्मर और वेपन्स बेहद महंगे दिखते हैं। जिन तुरंत समझ जाता है कि वह किसी अमीर परिवार से है। यू जिन हो उससे कहता है, यह तुम्हारा पहला सी रैंक डंजन है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसके बाद पूरी टीम डंजन की ओर बढ़ने लगती है। रास्ते में जिन हो लगातार बातें करता रहता है, जिन्हें जिन को सुनना पड़ता है। जब वे डंजन के गेट तक पहुंचते हैं तो उसके बड़े आकार को देखकर टीम हैरान हो जाती है। हांग उन्हें बताता है, इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे 2 बार चेक किया है, ये एक सी रैंक डंजन ही है। जिन हो ये बात सुनकर रिलैक्स हो जाता है। वह कहता है, गेट का साइज कोई मायने नहीं रखता, इसका लेवल अंदर के मैजिक से तय होता है। टीम गेट के अंदर प्रवेश करती है। वहां हांग का एक साथी मैजिक का इस्तेमाल कर उजाला करता है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। कुछ आगे जाने पर उन्हें 2 रास्ते नजर आते हैं। तभी जिनको मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती हैं, वह तुरंत टीम को सतर्क करता है, हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। वे दीवारों में बने छोटे छोटे होल्स को देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि उन पर हमला कहां से होगा। तभी जिन उन्हें बताता है, मॉन्स्टर्स ऊपर हैं। सबसे पहले वॉन अपनी मैजिक स्किल का इस्तेमाल कर उन मॉन्स्टर्स पर हमला करता है। हांग अपनी टैंक स्किल का उपयोग करके सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें मारने लगता है। जिन उनकी टीम
वर्क से प्रभावित होता है। वह समझ जाता है कि यह टीम लंबे समय से साथ काम कर रही है, लेकिन वह यह भी देखता है कि यू जिनहो अब तक सिर्फ अपने महंगे इक्विपमेंट्स की वजह से जिंदा है। सब कुछ अभी तक ठीक लग रहा था, लेकिन जिन के मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत होने का एहसास था। वह सोचता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी एक मॉन्स्टर अचानक उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह अपनी एक ही लात से उसे खत्म कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद टीम उनके मैजिक जैम्स इकट्ठा करने लगती है। हांग जिन से कहता है, थैंक यू, अगर तुमने हमें नहीं बताया होता तो हमें यह पता ही नहीं चलता कि मॉन्स्टर्स हम पर कहां से हमला करने वाले हैं। जिन कहता है, मैंने तो बस एहसास किया था। उसी समय वान हांग को बुलाता है और दिखाता है कि एक एंट की बॉडी पर काटने के निशान हैं। हांग कहता है, इसका मतलब यहां कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। जिनवू सतर्क हो जाता है। वह यू जिनहो से कहता है, तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं, अपना ध्यान रखना। दूसरी ओर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो जमीन हिलने से घबरा जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे शांत रहने को कहता है। यह तो बस हमारे गिल्ड मास्टर की ट्रेनिंग का नतीजा है। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बैक यूनहो अपने हल्के से पंच से एक बड़े पत्थर को पूरी तरह तोड़ देता है। वह कहता है, यह तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, इसे साफ कराओ। वहीं दूसरी तरफ जिनका ग्रुप डंजन के अंदर और आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें मकड़ी के बड़े बड़े जाले नजर आते हैं। जैसे ही वे उस एरिया को पार करते हैं, सामने उन्हें भारी मात्रा में मना क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। टीम के सदस्य आपस में चर्चा करने लगते हैं कि इन क्रिस्टल्स को कैसे बांटा जाएगा। हांग मन ही मन सोचता है, इन पैसों से मैं अपनी खुद की स्ट्राइक टीम बनाऊंगा और अपने भाई को साबित करूंगा कि मैं उससे कम नहीं। यू जिनहो जिनवू से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। फिर हांग के पास जाकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन को सिर्फ मॉन्स्टर लूट नहीं मिलेगी, लेकिन माना क्रिस्टल्स बैटल लूट में नहीं आते, यानी इन्हें 8 हिस्सों में बांटा जाएगा। हांग मुस्कुराते हुए इस बात के लिए मान जाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, हमें अभी इस बॉस मॉन्स्टर से भी लड़ना है, लेकिन इसे हराने से पहले हमें सारे मना क्रिस्टल्स बाहर निकालने होंगे, क्योंकि अगर हमने इसे मार दिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि यह मॉन्स्टर अब भी सो रहा है। लेकिन तभी वह अपने एक साथी पर गुस्सा करता है, तुम ट्रांसपोर्ट गियर लाना भूल गए। खैर, तुम दोनों यहीं रहो, जब तक हम गियर लेकर आते हैं फिक्र मत करो। जब तक इसे गुस्सा नहीं दिलाया जाएगा ये स्पाइडर नहीं जागेगी। उनके जाने के बाद जिनवू सोचने लगता है, अगर ये इतने पुराने हंटर्स हैं तो उन्होंने किसी एक्सपीरियंस्ड हंटर को कॉल क्यों नहीं किया। दूसरी ओर हांग वान से कहता है, जाओ और गुफा का गेट बंद कर दो। वान अपने एक हमले से गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। जिन अपने मन में कहता है, मुझे पहले ही शक था। वह सोचने लगता है, मिस्टर सोंग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हंटर्स में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते। डंजन के अंदर एक्सीडेंट्स होना आम बात है, और अगर यहाँ कोई क्राइम हो जाए तो किसी को भी इसकी भनक नहीं लगती। यहाँ न तो सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही गवाह। जब तक कि कोई सर्वाइवर ना हो, सबूत के बिना यह मामला हमेशा के लिए दब जाता है। वहीं यू जिनहो खुद को दोषी महसूस करने लगता है। उसके मन में ख्याल आता है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट की बात ना उठाई होती तो शायद ये लोग ऐसा नहीं करते। तभी वे देखते हैं कि डंजन का बॉस मॉन्स्टर जाग चुका है। यू जिनहो घबराते हुए कहता है, जिनवू मेरे पास रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। जिन को समझ आता है कि इन लोगों का प्लान शुरू से यही था, हम दोनों को यहां फंसाना। वह खुद से कहता है, लेकिन उस दिन के मुकाबले ये सब कुछ भी नहीं है। यू जिनहो तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हैंग अपनी टीम के साथ डंजन से बाहर आ चुका था। उसका एक साथी उससे पूछता है, हमने उन्हें मार क्यों नहीं दिया? फालतू का यह सारा नाटक क्यों? हांग उसे जवाब देता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हमने उन्हें वहीं मार दिया होता तो वह स्पाइडर जाग जाता, फिर माना क्रिस्टल्स को बाहर कौन निकालता? एक बार वह मॉन्स्टर उन्हें खाकर वापस सो जाएगा, तब हम आराम से सारे क्रिस्टल्स निकाल लेंगे। और अगर वह मॉन्स्टर सोया नहीं तो हमें ही उसे हराना पड़ेगा, जो बेहद मुश्किल होगा। वो आगे कहता है, अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उस अमीर लड़के के इक्विपमेंट्स बेच देंगे, उससे भी हमें काफी पैसे मिलेंगे। डंजन के अंदर यू जिनहो घबराते हुए कहता है, जिन तुम पागल हो गए हो, ये एक सी रैंक का बॉस है, इसे हराने के लिए कम से कम एक सी रैंक या उससे ऊपर का हंटर चाहिए, और तुम तो ई रैंक हो। जिन सोचता है, यू जिनहो सही कह रहा है, भले ही मैं रिअवेकन हुआ हूं और मेरा लेवल काफी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी कमजोर हूं। ये पहले वाले मॉन्स्टर और स्नेक दोनों ही डी रैंक बॉस थे
और ये स्पाइडर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर भी मुझे डर क्यों नहीं लग रहा? शायद मैं इतना ताकतवर हो चुका हूं कि एक सी रैंक मॉन्स्टर भी मुझे डरा नहीं सकता। शायद मैं इसे हरा सकता हूं। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गो गन ही बोरिंग मीटिंग्स में हिस्सा लेते लेते परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ डंजन में जिन और स्पाइडर के बीच लड़ाई जारी थी। लड़ते लड़ते जिन को एहसास होता है कि उस स्पाइडर की स्किन बेहद सख्त है। उसके अटैक्स इतने खतरनाक हैं कि अगर एक बार भी उसे लग गए तो उसकी जान बचनी मुश्किल है। यू जिन्हो यह सब देखकर हैरान था। उसके मन में सवाल उठता है, यह नामुमकिन है। एक ई रैंक का हंटर ऐसे मूव्स कैसे कर सकता है? यह आखिर है कौन? कहीं ये कोई फेक रैंकर तो नहीं? कुछ हंटर्स अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करके जानबूझकर लोअर रैंक लाते हैं। ये लोग बहुत ही सनकी होते हैं जो कमजोरों को मारकर मजे लेते हैं। क्या यह उनमें से एक है? वहीं लड़ाई के दौरान जिन्वू थकने लगता है। उसे महसूस होता है कि अभी तक वह उस मॉन्स्टर की स्किन पर बस एक हल्का सा खरोंच ही डाल पाया है। वह सोचता है, मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। जिन अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे स्पाइडर के कमजोर हिस्सों पर हमला करना होगा। वह सही मौके का इंतजार करता है और अपनी पूरी ताकत जुटाकर स्पाइडर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, स्पाइडर ने उस पर एसिड से हमला कर दिया। जिन तुरंत सोचता है, मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना होगा। लगता है अब डैश स्किल का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जिन ने स्किल का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही स्पाइडर के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, उसे एहसास हुआ कि स्पाइडर का सिर भी बेहद मजबूत है। डैगर की कोई भी स्किल उस पर असर नहीं कर रही थी। इसके बावजूद जिन हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार स्पाइडर पर हमला करता रहा। लड़ाई लंबी खींचने लगी और जिन की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। थकावट इतनी बढ़ गई कि स्पाइडर ने उस पर हमला करने का मौका पा लिया। वह लगभग उसकी जान लेने वाला था। तभी जिन को याद आया कि उसने अभी तक अपनी डेली क्वेस्ट का रिवॉर्ड फुल रिकवरी एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी स्पाइडर ने हमला कर देता है जहां यू जिन्हो को लगा कि जिन्वू अब नहीं बचेगा। लेकिन जिन ने अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर की आंख पर हमला कर दिया। इस बार उसका निशाना सही जगह पर था। डैगर का असर दिखने लगा और जिन ने लगातार उसकी आंख पर हमला करना शुरू कर दिया। डैगर की इफेक्ट्स बढ़ने लगे और आखिरकार जिन ने उस स्पाइडर को हरा दिया। जैसे ही स्पाइडर गिरा, जिन के सामने एक नोटिफिकेशन आया कि उसने डंजन मास्टर को हरा दिया है। हालांकि जिन जानता था कि यह सिर्फ उसका लक था। अगर उसने फुल रिकवरी पहले एक्सेप्ट नहीं किया होता तो वह आज मर चुका होता। दूसरी ओर यू जिन्हो इस सब को देखकर हैरान था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिन ने अकेले ही डंजन बॉस को हराया। यू जिन्हो को यकीन हो गया कि जिन जरूर एक फेक रैंकर है जिनको स्पाइडर से एक जैम मिला। तभी वहां यू जिन्हो आ जाता और बोलता है, भाई अब से ये सारा सामान मैं ही उठाऊंगा। अगर आप चाहें तो वह जैम भी इस बैग में डाल सकते हैं। क्या आप पानी पीना चाहेंगे? जिन ने बिना कुछ कहे क्रिस्टल तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसी समय हैंक का ग्रुप डंजन में वापस आ गया। दूसरी ओर चेयरमैन गो गन ही किसी हंटर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और उसे हराने में कामयाब हो रहे थे। वह हंटर कहता है, आप सच में काफी ताकतवर हैं। चेयरमैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं पहले से कमजोर हो गया हूं, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर पता चलता है कि तुम कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो। चेयरमैन ने आगे कहा, ट्रेनिंग से भले ही हंटर का लेवल न बढ़े, लेकिन उसकी स्किल्स में सुधार जरूर होता है। एक हंटर को हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना चाहिए, खासकर डंजन में, जहां यह समझना मुश्किल होता है कि कौन सा इंसान कैसा होगा। इधर डंजन के अंदर हांक के साथी आपस में बात कर रहे थे। ये दोनों अब तक इसलिए जिंदा हैं क्योंकि स्पाइडर बहुत कमजोर था और वह अमीर लड़के का आर्मर ही इनकी जान बचा रहा है। उनमें से एक कहता है, तुम्हारा आर्मर सच में कमाल का है। मुझे पता है कि तुम अमीर परिवार से हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें जिन को मारना होगा। हम कमजोर हंटर्स को इसलिए अपनी टीम में शामिल करते हैं ताकि उन्हें मारकर सारी लूट अपने पास रख सकें। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम दोनों को यहीं मरना होगा। इसके बाद जिन ने अपना ध्यान दूसरे पर लगाया। यह देख वान डर के मारे उस पर हमला करने लगा, लेकिन जिन ने उसके हमले से बचते हुए उसे भी मार डाला। जिन अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। दूसरी ओर हांग ने अपने बफ्स एक्टिवेट कर लिए और मन ही मन सोचता है, तुम बॉस से लड़कर बहुत थक चुके हो। मेरी रीइंफोर्समेंट ने मेरी बॉडी को स्टील जितना मजबूत बना दिया है। तुम्हारा डैगर
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वह जिन पर हमला करने गया, जिन ने उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हांग डर के मारे जिन से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तुम्हें मुझ पर रहम करना चाहिए। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है मेरा भाई कौन है? जिन ठंडे लहजे में बोला। तुमने मुझ पर 3 बार हमला किया। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और तुम ही तो कह रहे थे कि जो कुछ डंजन के अंदर होता है उसका बाहर किसी को पता नहीं चलता। इसके बाद जिन ने हांग पर आखिरी वार किया और उसकी गर्दन काट। इसी के साथ उसका मिशन पूरा हो गया। मिशन पूरा होते ही डंजन हिलने लगा क्योंकि उन्होंने बॉस को हराया था। जब जिन और यू जिनहो बाहर निकले, टीम के बाकी मेंबर्स मारे जा चुके थे। ऑफिशियल्स को यह मानने में दिक्कत हो रही थी कि एक लो रैंक टीम ने डंजन के बॉस को हराया। हालांकि यू जिनहो को देखकर उन्हें लगा कि उसने ही यह सब किया होगा। जिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने खून खराबे के बाद भी उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। उसे एक नई स्किल मिली थी, मर्डरस इंटेंट। यह स्किल दुश्मनों को इतना डरा सकती थी कि उनकी सारी एबिलिटीज 1 मिनट के लिए 50% कम हो जाती। यू जिनहो ने जिन का शुक्रिया अदा किया। तभी वहां बारिश शुरू हो गई। यू जिनहो ने पूछा, कुछ हुआ क्या? जिन कहता है, कुछ नहीं। वो मन में ही सोचता है, अच्छी बात है कि मैंने अपनी बहन को छाता दे दिया था। इसके बाद वो जिनचुल को रिपोर्ट मिलती है कि एक डंजन में 6 हंटर्स मारे गए हैं और केवल 2 ही जिंदा वापस लौटे हैं। शुरू में वू को यह एक साधारण घटना लगती है क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो 2 हंटर्स वापस लौटे हैं वे ग्रुप के सबसे कमजोर सदस्य थे और उन्होंने डंजन के बॉस को हराया है, तो उसका ध्यान इस रिपोर्ट पर अधिक गहराई से जाता है। मारे गए हंटर्स में से एक प्रसिद्ध एस रैंक हंटर डोंगसू का छोटा भाई हंग डोंगसुक था। यह बात जानकर वो समझ जाता है कि यह मामला इतना गंभीर क्यों है। दूसरी तरफ जिन डंजन से लौटते समय अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर आता है। घर पहुंचकर वह अपनी बहन को बताता है कि उसने उनकी मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर दिए हैं। यह सुनकर उसकी बहन सूंग जिना बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि इस बार उसे डंजन से काफी ज्यादा पैसे मिले थे। लेकिन इस बार जिन बिल्कुल भी घायल नहीं दिख रहा था। जिना को लगता है कि उसके साथ गए हंटर्स बहुत ताकतवर होंगे। हालांकि जिनवो इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। जिन थोड़ी देर बाद बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ गया है। सिस्टम तुरंत उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद वह खाना खाकर सोने चला जाता है। कुछ समय बाद जिना उसके कमरे में आती है और बताती है कि कोई यू जिनहो नाम का लड़का उससे मिलने आया है। कमरे में बियर की खाली बोतलें देखकर वह उसे कहती है कि इतनी बियर पीने से उसकी सेहत खराब हो सकती है। जिनवू उसे चिंता न करने को कहता है और वहां से चला जाता है। जिनवू यू जिनहो से मिलने के लिए एक कैफे में पहुंचता है। यू जिनहो उससे कहता है, मैं एक स्ट्राइक टीम बनाने की सोच रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जिन उसे सीधा मना कर देता है। जिन कहता है, मुझे अमीर लोगों से कोई बात नहीं कर। यू जिनहो रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मैं अपना एक गिल्ड खोलना चाहता हूं, लेकिन पहली शर्त यह है कि मुझे 20 मिशन पूरे करने होंगे और वह डंजन मेरा पहला मिशन था। मैंने रिटन एग्जाम्स की तैयारी कर ली है, लेकिन मेरी कॉम्बैट स्किल्स ज्यादा अच्छी नहीं है। जिन उसे टोकते हुए पूछता है, तुम्हारे पिता तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? यू जिनहो जवाब देता है, असल में मेरे पिता ने ही मुझे गिल्ड खोलने को कहा है। मेरे पिता चाहते हैं कि एक एस रैंक हंटर हमारे गिल्ड का लीडर बने और मेरा भाई वाइस कमांडर। लेकिन देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स हैं और उनमें से मिन ग्यू ने कभी किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया। अब वह रिटायर हो चुका है। जिनवू सोचने लगता है कि डंजन में मिलने वाली चीजें बाहर महंगे दामों में बिकती हैं। फिर जिन कहता है, क्या तुम्हारे पिता किसी दूसरे गिल्ड से एस रैंक हंटर खरीदना चाहते हैं? यह बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे तुम्हारी दुश्मनी सीधे गिल्ड से हो जाए। यू जिनहो कहता है, मैं खुद लीडर बनना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पावर को छुपाकर रेड्स में हिस्सा ले सकता हूं। इसके बाद वह जिन को एक बिल्डिंग के कागज दिखाता है और बताता है कि वह इस बिल्डिंग को उनके हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इस बिल्डिंग की कीमत 30 बिलियन वॉन थी। यू जिनहो कहता है कि अगर जिन उसकी मदद करेगा तो वह यह पूरी बिल्डिंग उसके नाम कर देगा। जिन सोचता है, अगर यह ऑफर मुझे पहले मिला होता तो मैंने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लिया होता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। मैं दुनिया का अकेला ऐसा हंटर हूं जो अपना रैंक बढ़ा सकता है। मुझे यकीन है कि मैं एस रैंक या उससे भी ऊपर पहुंच सकता हूं।
ऐसे में 30 बिलियन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिन अभी तक अपनी पावर्स के बारे में पूरी तरह नहीं जानता था और वह हो के साथ काम करने को जोखिम भरा मानता है, इसीलिए वह इस ऑफर को ठुकरा देता है। यू जिनहो हार नहीं मानता और कहता है, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे इस सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूर कर देखता है, हो डर के मारे चुप हो जाता है। दूसरी ओर हंग डोंग सुक का छोटा भाई अपने भाई की मौत से गुस्से में, वह उन दोनों सर्वाइवर्स के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। वह लॉरा से पूछता है, अगर मैं किसी और देश में किसी की जान लूं तो क्या होगा? लॉरा बताती है, अगर उस देश के साथ हमारी ट्रीटी है तो ट्रायल वहीं होगा, अगर नहीं तो तुम्हारा मुकदमा यहीं हमारे देश में ही चलेगा। डोंग सुक तुरंत वहां जाना चाहता है, लेकिन लॉरा उसे याद दिलाती है कि उसका शेड्यूल बहुत बिजी है। डोंग सुक गुस्से में कहता है, मैं बस उम्मीद करता हूं कि वे दोनों तब तक जिंदा रहें जब तक मैं वहां पहुंचूं। अगले दिन जिनवू और उसकी बहन जीना जॉगिंग के लिए निकलते हैं। जॉगिंग करते हुए जिनवू अपनी बहन से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 अरब वॉन होते तो तुम क्या करती? जेना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सबसे पहले मैं मां के इलाज के सारे बिल्स चुकाती और फिर अपनी कॉलेज की फीस भरती। लेकिन ये इतने ज्यादा पैसे हैं कि इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। जिनवू उसकी बात सुनते ही अपनी पूरी स्पीड में दौड़ने लगता है। वह देखता है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट होने के बावजूद उसका रन काउंट बढ़ रहा है। वह यह देखने के लिए पुशअप करता है तो वह भी काउंट में जुड़ जाता है। जीना बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंचती है और पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे? लेकिन जिनवू यह जांचने के लिए फिर से दौड़ने लगता है कि काउंटर कब तक बढ़ेगा। कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि जब सभी चीजें दोगुनी हो जाती हैं तो काउंटर रुक जाता है। इसके बाद उसका डेली टास्क सीक्रेट टास्क में बदल जाता है और उसे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड में उसे 2 लूट बॉक्स में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। वह ब्लेस्ड बॉक्स चुनता है। बॉक्स खोलने पर उसे एक डंजन की चाबी मिलती है जो उसे डीमन के कासल के अंदर जाने की अनुमति देती है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि कासल के अंदर उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए आवश्यक सामग्री मिलेगी। यह एलिक्सर किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इस जानकारी के बाद जिनवू अपनी मां से मिलने जाता है और सोचता है, मुझे यह एलिक्सर हर हाल में चाहिए। जल्द ही वह डंजन के गेट पर पहुंचता है। गेट के सामने खड़े होकर वह खुद से कहता है, ये एस रैंक डंजन है, यहां जेजू आइलैंड जैसे खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। उनसे लड़ने में एस रैंक हंटर्स को भी मुश्किल हो रही थी। डर तो लग रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही वह गेट खोलता है, उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट होता है। यह हेल का गेट कीपर है और इसका नाम सरबरस है। जिनवू अपने आप से कहता है, मैं इस वक्त हार नहीं मान सकता। वह अपनी सभी स्किल्स को एक्टिवेट करता है और सरबरस पर हमला करता है, लेकिन अपने बोनस एबिलिटी के बावजूद वह ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता। लगातार कोशिश करने के बाद वह अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन सरबरस उसकी इस स्किल को भी कैंसिल कर देता है। जिनवू अपनी डैगर स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। जैसे ही वह सरबरस पर हमला करता है, उसकी सभी स्किल्स बेअसर हो जाती हैं। सरबरस उसके लिए बेहद ताकतवर साबित होता है। लड़ाई के दौरान जिनवू का एक हाथ कट जाता है। सरबरस उसे अपने दांतों से पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। इसके बाद जब वह फिर से हमला करता है तो जिनवू की लगभग 1/3 हेल्थ खत्म हो जाती है। लेकिन सरबरस यहीं नहीं रुकता। वह अपनी रेड स्किल एक्टिव कर लेता है, जिससे 3 मिनट तक उसकी सभी एबिलिटीज 100% तक बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से सरबरस की स्पीड इतनी अधिक हो जाती है कि जिनवू उसे डॉज करने में असमर्थ हो जाता है। इस स्थिति में जिनवू को मजबूरन अपनी फुल रिकवरी रिवॉर्ड का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उसका कट चुका हाथ भी वापस आ जाता है। इसके बाद जिनवू फिर से हमला करता है तो उसे पता चलता है कि उसके हमले का सरबरस पर कोई असर नहीं हो रहा। सरबरस एक बार फिर उस पर हमला करता है और उसकी हेल्थ पॉइंट्स और भी कम हो जाती है। सरबरस लगातार उस पर वार करता रहता है और जब जिनवू की हेल्थ सिर्फ 3% पर रह जाती है, वह किसी तरह धूल उड़ाकर खुद को छिपाने में सफल हो जाता है। सिस्टम बार बार उसे चेतावनी देता है कि उसे यहां से भाग जाना चाहिए। जिनवू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा सकता हूं, मुझे यहां से निकलना होगा। जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करने की कोशिश करता है, सरबरस उस पर हमला कर देता है, जिससे स्टोन उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाता है।
अब जिनवू फिर से छिपने की कोशिश करता है। उसकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। वह सोचता है अगर इसने मुझे 1 या 2 बार और मारा तो मेरा अंत हो जाएगा। तभी उसे याद आता है कि उसके सिस्टम में एक शॉप भी है। वह जल्दी जल्दी 3 एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशंस खरीदता है, लेकिन हर पोशंस सिर्फ 100 हेल्थ ही रिस्टोर करता है। इसके बाद वह उस जहर को निकालता है जो उसे सांप को हराने पर मिला था। वह जहर पी जाता है। सिस्टम तुरंत उस जहर का पता लगाकर उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी ताकत बढ़ जाती है और मसल्स पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। सर्बरस फिर से उस पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन जिनवू हार मानने को तैयार नहीं होता। उसी समय वह देखता है कि सर्बरस की रेड स्किल अब डीएक्टिवेट हो गई है। अब उसके हमले असर करने लगते हैं। जिनवू इस मौके का फायदा उठाकर लगातार सर्बरस पर हमला करता है और उसे घायल करता जाता है। हालांकि सर्बरस एक बार फिर पलटवार करता है और जिनवू को अपने दांतों में जकड़ लेता है। सर्बरस उसे हवा में उछालता है और बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जिनवू की हेल्थ एक बार फिर खतरनाक लेवल तक गिर जाती है, लेकिन इस हालत में भी वह हार नहीं मानता और लगातार सर्बरस पर हमला करता रहता है। आखिरकार जिनवू अपने फाइनल अटैक से सर्बरस को मात देने में सफल हो जाता है। सर्बरस हारकर जमीन पर गिर जाता है। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने हेल के गेटकीपर को हरा दिया है। इस जीत के साथ जिनवू के कई लेवल अप हो जाते हैं और उसके सभी घाव भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी मां से मिलने जाता है। जिन खुद से सवाल करता है, क्या मैं सच में मां की इस इटर्नल स्लीप को ठीक कर सकता हूं? एलिक्सिर ऑफ लाइफ के 3 आवश्यक इंग्रेडिएंट्स में से एक भी हासिल करना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वह अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करता है। जल्द ही जिन 19सी रैंक मिशन पूरे करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने साथी यू जिन्हो को बताता है कि उसकी एक शर्त है, रेड्स पर सिर्फ हम 2 ही जाएंगे। इस पर यू जिन्हो हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल होगा। सी रैंक गेट्स में प्रवेश करने के लिए 8 मेंबर्स की जरूरत होती है। जिनवू उसे समझाते हुए कहता है, हमें बस हांग की तरह स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि सिर्फ ग्रुप को पूरा करने के लिए हंटर्स को शामिल कर लो। बस इतना ध्यान रखना कि वे रेड में ज्यादा दखल न दें। यह सुनकर यू जिन्हो भी कहता कि यह बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है, लेकिन जिन कहता है, सोचो अगर हम दोनों ने अकेले ही 19 सी रैंक मिशन पूरे कर लिए तो यह कितनी शानदार बात, तुम्हारे डैड इससे इंप्रेस हो ही जाए। इस बात को सुनने के बाद यू जिन्हो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि वह रेड्स और बाकी के मेंबर्स का इंतजाम कर लेगा। दूसरी तरफ चा हाइन अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह कहती है, अगर तुमने मुझे काफी देख लिया हो तो सामने आ जाओ। छुपा हुआ व्यक्ति सामने आकर कहता है, मुझे आपसे बात करने के लिए सही मौका तलाश रहा था। वह उसकी ट्रेनिंग में बाधा डालने के लिए माफी मांगता है और उसे अपना कार्ड दे देता है। इसी बीच एक और सीन में यू जिन्हो अपने पिता के साथ कहीं जा रहा होता है। उनके पिता कहते हैं कि जब 10 साल पहले गेट्स पहली बार अपीयर हुए थे, तब से दुनिया कितनी बदल गई है। अब इस दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इकोनॉमी सब कुछ डंजनों से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर हो चुका है। हंटर्स की अहमियत और जिम्मेदारी दोनों काफी बढ़ गई है और उनके हर कदम पर एसोसिएशन की पूरी नजर रहती है। यहां तक कि गेट्स को भी एसोसिएशन ही मैनेज करती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट हंटर्स को नहीं बल्कि गिल्ड्स को होता है। जापान के टॉप गिल्ड्स, व्हाइट टाइगर गिल्ड, हंटर्स गिल्ड, दी फेम गिल्ड, रीपर गिल्ड और दी नाइट गिल्ड, डंजनों से होने वाले प्रॉफिट पर पूरी तरह कंट्रोल इन्हीं लोगों का है। फिर वो कहते हैं, मैं चीजों को ऐसे ही चलते नहीं देख सकता। अगर हमें कुछ बदलना है तो हमें अपना गिल्ड बनाना ही होगा। हालांकि जिन्हो समझ जाता है कि एस रैंक हंटर्स को जोड़कर भी अगर गिल्ड बना लिया जाए तो इसमें काफी रिस्क है, लेकिन बदलाव के लिए रिस्क लेना जरूरी है। दूसरी तरफ जिनवू रनिंग कर रहा होता है। वह देखता है कि अब उसकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज काउंट नहीं हो रही है। वह पहले मिले लूट बॉक्स को याद करता है, लेकिन अब वह ऑप्शन में भी नहीं है। इस बार वह एक रेगुलर लूट बॉक्स निकालता है इस उम्मीद में कि उसमें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन उसमें से उसे केवल एक बिंगो कार्ड मिलता है। समय बीतता जाता है और जिन अपनी ट्रेनिंग लगातार जारी रखता है। हालांकि अब उसे मिलने वाले 3 पॉइंट्स भी उसे ज्यादा नहीं लगते। तभी उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक मैसेज मिलता है, डी रैंक डंजनों में जाने की रिक्वेस्ट। वह सोचता है,
मैं इस मिशन पर अकेला तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर है कि इस मिशन पर जाया जाए। दूसरी ओर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने एक स्टूडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। स्टूडेंट कहता है, आप तो सच में कमाल के हैं, मैंने पूरी कोशिश की फिर भी आपको नहीं हरा पाया। तभी सॉन्ग को भी एसोसिएशन की तरफ से वही मैसेज आता है। उसका स्टूडेंट उससे पूछता है, आपने अभी तक रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया? यह सुनकर सॉन्ग को पिछले डंजन्स की याद आ जाती है। वह जवाब देता है, तुम सही कह रहे हो, एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ भी कट चुका है, भला अब क्या कर सकता है? यह सुनकर स्टूडेंट तुरंत माफी मांगता है और कहता है, मेरा यह मतलब नहीं था। सॉन्ग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरे जवानी अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अपने बचे हुए समय में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। दूसरी तरफ किम अपने बेटी को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी उसे भी वही नोटिफिकेशन मिलता है। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि पिछली रेड से वह मुश्किल से जिंदा बचा था और अब उसे कोई और काम करना चाहिए। किम जवाब देता है, हमें पैसों की जरूरत है, हमारी बेटी जल्द ही स्कूल जाना शुरू करेगा। और हंटर एसोसिएशन लो लेवल हंटर्स को खतरनाक मिशंस पर नहीं भेजती। वह दिन बस एक कोइंसिडेंस था। दूसरी ओर चोई बैग को बुलाता है। चोई उसे बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की योजना बना रहा है। बायक पहले से यह बात जानता था। वह पूछता है, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? दूसरी तरफ जूही अपनी मां से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी मां कहती है कि उसे हंटिंग की जॉब छोड़ दे क्योंकि वह बस दूसरों के रास्ते में आती है। जूही गुस्से में जवाब देती है, आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी बंद कीजिए, और फोन काट देती है। वह रोते हुए सोचती है कि क्या वह वाकई दूसरों के रास्ते में आती है। तभी उसे हंटर एसोसिएशन से वही मैसेज मिलता है। दूसरी तरफ चा हायेन चोई से मिलता है। चा बताती है कि जब वह ट्रेनिंग कर रही थी तो उसे यूजिन कंस्ट्रक्शन के एक मेंबर ने संपर्क किया था। वे चाहते हैं कि चा हायेन उनके गिल्ड की मास्टर बने। चोई मुस्कुराकर कहता है, अगर तुमने मुझे यह सब बताया तो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। फिर चा हायेन चोई से बैग के बारे में पूछती कि वो यहां क्यों आए थे। फिर हमें पिछले वाला सीन दिखाया जाता जहां वो बैग पूछता है कि वह जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचता है। बैग जवाब देता है कि जब से वह रेड फेल हुई है उस आइलैंड को सील कर दिया गया है। चोई कहता है, दुनिया मुझे वेपन ऑफ ह्यूमैनिटी कहती हो, लेकिन मैं उस आइलैंड पर हुए हादसे को कभी नहीं भूल सकता। मैं उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारे क्रू की मदद चाहिए। इस बात पर बैग की पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब उसके दोस्त की उस आइलैंड पर मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जिन की बहन हैरान होती है कि वह अब इतना बिजी कैसे रहने लगा है। पहले तो हर गेट से बाहर आने के बाद उसे हफ्तों रिकवर करने में लगते थे। उसे लगता है कि यह सब उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। जिन अपने अगले रेड के लिए निकलता है, लेकिन वह अपना एक भी गियर साथ नहीं लेता। जिसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो सोचता है, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूं, लेकिन मेरी अवेकन एबिलिटीज फिजिकल तौर पर मुझे कोई सुधार नहीं देती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में लगा दी, लेकिन डंजनों में इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी जिनवू वहां आता है। सॉन्ग देखता है कि जिनवू अब पहले से काफी अलग दिख रहा है। जिनवू उसे बताता है कि जब वह हॉस्पिटल में उठा तो उसकी टांग वापस जुड़ी हुई थी। सॉन्ग को लगता है कि शायद किसी हाई रैंकिंग हीलर ने उसे ठीक कर दिया होगा। जब वे गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां पर किम भी होते हैं, जो शर्मिंदा महसूस करता है और किसी से नजरें नहीं मिलाता। उस भयानक दिन के बचे 5 सर्वाइवर्स यहां इकट्ठा हुए थे। जूही जिनवू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वह पहले से काफी बदल गया है। तभी कुछ कैदी आते हैं और जूही के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन कैंग जो उनके साथ है उन्हें डांटकर चुप कर देता है। ऑफिशियल एडवाइजर बताती है कि ये कैदी अपनी सजा कम करवाने के लिए यहां आए हैं। वह यकीन दिलाती है कि ये कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो कैंग जो एक बी रैंक हंटर है उन्हें संभाल लेगा। जिनवू जूही से कहता है कि वह उनके साथ न आए, लेकिन जूही उसकी बात नहीं मानती। जल्द ही सभी कैदियों को फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद कैंग आगे बढ़कर बाकी लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और भरोसा दिलाता है कि वह इन कैदियों को संभाल लेगा। इस बीच जिनवू सॉन्ग से कहता है कि वह टीम का लीडर बने। सॉन्ग यह सुनकर हैरान होता है और जिनवू का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, इकलौता तुम ही हो जिसकी वजह से इतने सारे लोग उस खतरनाक डंजनों से जिंदा लौट पाए थे। वहीं कैंग लगातार जिनवू को घूर रहा था। माहौल में एक हल्की सी असहजता थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद
सभी लोग डंजनों के अंदर इंटर कर जाते हैं। हम देखते हैं कि तीनों कैदी बड़ी आसानी से सभी गोब्लिन्स को खत्म कर रहे हैं। वो लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इनमें से असली मॉन्स्टर कौन है। सॉन्ग भी अपने एक ही हाथ से सभी गोब्लिन्स को खत्म कर रहे थे। ये सब देखकर किम कहता कि अभी उस बूढ़े आदमी में दम बची हुई। कुछ ही समय में वे सभी गोब्लिन्स का सफाया कर देते हैं। सॉन्ग जिनवू की इस बेहतरीन इंप्रूवमेंट को देखकर काफी प्रभावित होता है। जूही भी कहती है कि मैं अगर सच कहूँ तो इतने हमले के बाद भी अभी तक तुम्हें कोई चोट नहीं है और काश मेरी यहाँ किसी को जरूरत न पड़े। जिनवू कहता है लेकिन मुझे भी जरूरत है। सॉन्ग जिनवू को देखकर समझ जाता है कि वह अब पूरी तरह से बदल चुका है। आगे बढ़ने पर उन्हें 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। कैंग कहता है कि यह मिशन बहुत आसान लग रहा है, इसलिए उन्हें 3 समूहों में बंट जाना चाहिए। सॉन्ग इस सुझाव को स्वीकार कर लेता है। कैंग कहता है कि वह कैदियों के साथ दाहिने रास्ते पर जाएगा और बाकी लोग अपने अपने रास्ते तय कर सकते हैं। जिनवू अपनी परसेप्शन से समझ जाता है कि बॉस की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, इसीलिए वह सॉन्ग को बाएं रास्ते पर जाने के लिए कहता है। किम बीच वाले रास्ते पर जाता है। किम मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए सोचता है कि इस मिशन के पूरा होने के बाद मैं जिनवू से माफी मांग लूंगा। उसे एहसास है कि जो उसने किया वह अपनी फैमिली के लिए था, लेकिन इससे उसकी गलती माफ नहीं हो जाती। उसका साथी पूछता है कि क्या जिनवू उसे माफ कर देगा। किम जवाब देता है कि शायद नहीं, लेकिन चाहे वो माफ करे या ना करे, लेकिन मैं माफी मांगने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। दूसरी तरफ कैदियों ने गोब्लिन्स का सफाया कर दिया है। कैंग उनसे सवाल करता है अगर ये सभी इंसान होते तो क्या तुम लोग इन्हें मारते। कैदी जवाब देते हैं कि इंसानों और इन गोब्लिन्स में कोई फर्क नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार के बाद गुस्से से भरा हुआ है। तीनों कैदियों ने उसकी बेटी का शोषण किया था जिससे उसने अपनी जान ली। वह व्यक्ति 3 मिलियन लेकर कैंग के पास आता है और इन तीनों कैदियों को मारने के लिए कहता है। वर्तमान में हम देखते हैं कैंग उन कैदियों से कहता है क्या तुम इसी तरह इंसान को भी मार दोगे। उनमें से एक कैदी कहता है हाँ, और नहीं तो क्या। तभी कैंग 2 कैदियों को मार देता है और कहता है कि वह बची हुई सजा पूरी करने के लिए अपनी सर्विस टीम को बताएगा कि यहाँ 100 गोब्लिन्स ने कैदियों को मार डाला। किम और उसका साथी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि कैंग ने पहले ही 2 कैदियों को खत्म कर दिया है। कैंग तीसरे कैदी को भी गला को दबोचकर ऊपर उठा लेता है और कहता है तुझे मारने से पहले बहुत टॉर्चर करने के लिए कहा गया है। इसके बाद उसे मार देता है। ये सब देखकर किम कहता कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। तभी कैंग किम की ओर बढ़ता है और किम और उसके साथी को भी मार देता है। दूसरी ओर जिनवू को याद आता है कि कैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था। वह उम्मीद करता है कि कैंग उसे ये बात याद ना हो। तभी वहां से चीखने की आवाज आती है। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो वे कैदियों को मारा हुआ देखते हैं। किम का साथी भी मारा हुआ होता है और साथ ही किम भी बुरी तरह घायल होता है। जूही उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग ये सब देखकर समझ जाता है कि ये घाव किसी मैजिकल बीस्ट के नहीं है। हमला करने वाले हथियार बहुत शार्प थे और हमलावर ने जानबूझकर किम पर बार बार हमला किया है। किम अपनी आखिरी सांसों में जिनवू से माफी मांगता है। तभी जिनवू भावुक होकर कहता तुम्हें अपने परिवार के लिए जिंदा रहना ही पड़ेगा। मैं आखिरकार दोषी किसे मानूं। लेकिन उसकी मौत हो जाती है। तभी कैंग जूही पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिनवू की स्पीड देखकर कैंग भी चकित रह जाता है और सॉन्ग समझ जाता है कि यह सब कैंग का ही किया धरा है। सॉन्ग उससे पूछता है तुम तो हंटर एसोसिएशन के लिए काम करते हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। कैंग जवाब देता है उन कैदियों ने तुम सब पर हमला करके तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे मार नहीं सके और मैं ही जिंदा वापस लौट पाया और ये मेरी ही असली कहानी है। कैसी लगी मेरी कहानी। सॉन्ग जिनवू से कहता है कि वह पीछे रहे क्योंकि उसे लगता कि वह कैंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सॉन्ग खुद उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उसे यह पता है कि कैंग B रैंक हंटर है और वह उससे एक लेवल ऊपर है। जूही अपने मैजिक से सॉन्ग की फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट कर देती है, जिससे वह अपनी स्वॉर्डमैनशिप का उपयोग करके कैंग को हराने की कोशिश करता है। हालांकि कैंग उसके हर हमले को बड़ी आसानी से डॉज करता जाता है। जिनवू उनकी लड़ाई को ध्यान से देख रहा होता है। वह समझ जाता है कि भले ही सॉन्ग अभी कैंग का सामना कर रहा है, लेकिन उसे हराने के लिए सॉन्ग की स्पीड पर्याप्त नहीं। लड़ाई के दौरान कैंग सॉन्ग को घायल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि जूही तुरंत ही उसके जख्मों को हील कर देती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वह सबसे पहले जूही को मारने का फैसला करता है। कैंग जूही पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय सॉन्ग आकर उसे रोक लेता है। सॉन्ग कहता है मैंने S रैंक हंटर्स को ट्रेन किया है, इसलिए मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। कैंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हारी यह ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है और एक जादूगर कभी भी एक असैसिन को नहीं हरा सकता। कैंग लगातार सॉन्ग पर हमला करता है और उसे मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। इधर जूही जिसकी पावर्स भी खत्म हो चुकी होती हैं, अब सॉन्ग को हील नहीं कर पाती। कैंग उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी जिनवू वहां आ जाता है। कैंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है,
लेकिन जिनवू उसके हमले को रोक लेता है। कैंग हैरान होकर पूछता है, तुम फिर से आ गए, आखिर तुम हो कौन? जिनवू शांत स्वर में जवाब देता है, मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। कैंग कहता है, यह असंभव है, अगर तुम ई रैंक के होते तो मेरे अटैक को कभी नहीं रोक पाते, तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो, यानी तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है। ये सुनकर सॉन्ग और जूही दोनों हैरान हो जाते हैं। कैंग को याद आता है कि उसने जिनवू से अस्पताल में मुलाकात की थी। उस वक्त डिटेक्टर ने उसकी ताकत को सिर्फ 10 दिखाया था, यानी उसकी सेकंड अवेकनिंग के बाद में उसकी पावर बढ़ी होगी। कैंग कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। जिनवू उससे पूछता है, तुमने यह सब क्यों किया? कैंग जवाब देता है, मैंने वही किया जो इन अपराधियों के लायक था। जिनवू फिर कहता है, मैं अपराधियों की बात नहीं कर रहा, तुमने मिस्टर किम और बाकी लोगों को क्यों मारा? तुम आसानी से उन्हें खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया। तुम्हें इन सब में मजा आता क्या? इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कैंग उस व्यक्ति से बात कर रहा है जिसने अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उसे पैसे दिए थे। कैंग कहता है, मुझे बड़े बड़े गिल्ड से बहुत अच्छे ऑफर आते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर कम पैसे में हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ। बीस्ट्स को मारने से ज्यादा मजा मुझे लोगों को मारने में आता है। वर्तमान में जिनवू और कैंग की लड़ाई शुरू होती है। उनकी स्पीड देखकर जूही और सॉन्ग दोनों हैरान हो जाते हैं। लड़ाई के दौरान कैंग को एहसास होता है कि उनकी ताकत लगभग समान है, लेकिन उसके पास हाई रैंकिंग ओपोनेंट से लड़ने का ज्यादा अनुभव है। वह अपने अनुभव का इस्तेमाल करके फाइट पर नियंत्रण पा लेता है। जिनवू लड़ाई के दौरान कहता है, क्या तुम अपने ब्लड लस्ट को थोड़ा कम कर सकते हो? कैंग हंसते हुए जवाब देता है, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। लड़ाई जारी। उसके सिस्टम को पता चल गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। इस बार भी उसे पिछली बार की तरह एक अर्जेंट क्वेस्ट मिला जिसमें उसे अपने दुश्मन का खात्मा करना था। लड़ाई शुरू होते ही वह अचानक उसकी बॉडी किसी डार्क शैडो में गिरने लगा। कैंग हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि इस लड़ाई में उसकी जीत तय है। तभी जिनवू अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देता है। कैंग देखता है कि जिनवू के वेपन पर जहर लगा हुआ है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन कैंग के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी थी जिसे उसने आखिरी पल के लिए बचाकर रखा था। कैंग अचानक से वहां से गायब हो गया। यह उसकी स्टेल्थ स्किल थी जिससे न कोई उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, न ही देख सकता था और न ही सुन सकता था। इस स्किल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और कैंग उन्हीं में से एक था। स्टेल्थ का इस्तेमाल करके कैंग जिनवू को घायल कर देता है और बाकियों से कहता है कि वे चुपचाप खड़े रहें और अपनी मौत का इंतजार करें। उसे लगता है कि घायल पैर के साथ जिनवू अब कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वह चौंक जाता है जब जिनवू की इंजरी तुरंत हील होने लगती है। कैंग हैरान था, यह कैसे संभव हो सकता है? उसने आज तक कोई ऐसा कॉम्बैट हंटर नहीं देखा था जो हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सके। जिनवू कहता है, तुम जैसे इंसान को मारने के लिए मुझे गुस्से की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैंग समझ जाता है कि जिनवू पहले भी किसी इंसान की जान ले चुका है। जिनवू का यह बदला हुआ रूप देखकर वह और भी हैरान होता है। वह सोचता है कि इसने इतने कम समय में इतने मुश्किल फैसले किए हैं कि इसका केवल व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि पूरा स्वभाव बदल चुका है। कैंग फिर से अपनी स्टेल्थ एबिलिटी का इस्तेमाल करके जिनवू पर हमला करता है, लेकिन इस बार वह हैरान रह जाता है क्योंकि जिनवू उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पा रहा था। उसकी ब्लड लस्ट को महसूस करते हुए जिनवू ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अपनी मर्डरस इंटेंट स्किल का इस्तेमाल किया और कैंग चारों तरफ से अंधेरे की घातक शैडो से घिर गया। इससे पहले कि कैंग को कुछ समझ आता, एक शक्तिशाली डैगर उसकी छाती को भेद चुका था। मरने से पहले कैंग कहता है, तुम और मैं दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन आज मैं इसलिए हार गया क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुमने मुझे हरा दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को रैंक से ऊपर मानने लगो। जिनवू उसे शांत नजरों से देखता रहा। कैंग आगे कहता है, मैंने ये समझ लिया है कि तुम एक ऐसे हंटर हो जिसकी ताकत लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसी तरह ताकत के पीछे भागते रहे तो एक दिन यही ताकत तुम्हें निगल जाएगी। कैंग की बातों के बाद जिनवू का क्वेस्ट पूरा हो जाता है और उसे कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन जिनवू सोचता है, जितना मैं ताकतवर बनता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर से कुछ खत्म होता जा रहा है। वहाँ मौजूद लोग उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहते हैं, लेकिन जिनवू उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वह अकेला ही उस बॉस को हराने के लिए आगे बढ़ जाता है। लोग हैरान होते हैं, लेकिन वे जानते थे कि अब वह इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके लिए यह चुनौती भी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ वू को यह पता चलता है कि कैंग गुप्त रूप से लोगों की जान ले रहा है। इस बात से वह हैरान हो जाता है। इसके बाद उसे कैंग के मिशन से बच निकले कुछ सर्वाइवर्स दिखाए जाते हैं। जब वे जिनवू को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वू कैंग की हरकतों के लिए उनसे माफी मांगता है और पूछता है कि कैंग को किसने मारा। तभी उनमें से सॉन कहता है, मैंने मारा है। मैं एक सी रैंक हंटर हूँ और मैंने सिर्फ इसलिए जीत हासिल की क्योंकि मेरे पास एक हीलर की मदद थी। लेकिन वू को उनके बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि कैंग एक टॉप लेवल बी रैंक हंटर था और एक साधारण सी रैंक का हंटर उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। फिर भी वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वहीं
वू की बढ़ी हुई ताकत को देखकर जिनवू समझ जाता है कि वह एक ए रैंक हंटर है और फिलहाल उसका सामना नहीं कर सकता। सॉन्ग सोचता है कि जिनवू के पास अपनी ताकत को छुपाने का कोई खास कारण होगा। वह कहता है कि वह बस अपना एहसान चुका रहा है क्योंकि जिनवू ने एक बार उसकी जान बचाई थी। उसी रात जूही जिनवू से पूछती है, क्या तुम्हें यह स्टोन याद है? दोनों साथ चलते हुए बात करते हैं कि जिनवू अब बहुत बदल गया है। जूही जिनवू की बिल्कुल ऑपोजिट है, वह अब भी वैसी की वैसी है। उसे लगता है कि वह एक हंटर बनने के लिए दिल की बहुत ज्यादा कमजोर है। हालांकि उसे अपने रैंक के अनुसार हाई लेवल रेड्स में जाना चाहिए, लेकिन वह हमेशा लो लेवल रेड्स में ही जाती है। यह बात उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि इन्हीं लो लेवल रेड्स में उसे जिनवू से मिलने का मौका मिला था। जिनवू अक्सर घायल हो जाता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा आगे बढ़ने का जज्बा झलकता था। जूही उसका क्रिस्टल उसे लौटाती है और बताती है कि वह अब रिटायर होकर अपनी फैमिली के पास जाने वाली है। दोनों दोबारा मिलने का वादा करके अलग हो जाते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वू को जिनवू पर शक था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि एक ई रैंक हंटर कैंग जैसे बी रैंक हंटर को हरा सकता है, लेकिन यह पहले ही साबित हो चुका था कि जिनवू की री अवेकनिंग नहीं हुई थी, इसीलिए वह उसे जाने देता है। हालांकि वो उसे चेतावनी देता है कि हुआंगडोंग ह्युक के भाई को यह पता चल गया है कि उस डंजन से केवल जिनवू और यू जिनहो जिंदा वापस लौटे हैं। हो सकता है कि वह बदला लेने के लिए उनके पीछे आए। वो ये सुनकर हैरान होता है। वह कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हुआंग की मौत में तुम्हारा हाथ था या नहीं, वो सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो जिंदा बचे हैं ताकि अपने भाई की मौत का बदला ले सके। एस रैंक हंटर्स के पास इतनी ताकत होती है कि वे पूरी कंट्री को तबाह कर सकते हैं। वो उसे सलाह देता है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ इस देश से बाहर चले जाना चाहिए। तभी जिनवू सोचने लगता है, अगर एक एस रैंक हंटर मेरे पीछे पड़ा है तो मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिनवू और यू जिनहो एक सी रैंक गेट के सामने खड़े होते हैं। उनकी टीम के बाकी सदस्य घायल और कमजोर दिख रहे थे। जिनवू उन सभी को देखता है और कहता है, तुमने एक बच्ची को भी हायर कर लिया? लड़की कहती है, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। तभी जिनवू उन सभी से कहता है कि वे बस गेट के बाहर खड़े रहेंगे और उन्हें 3-3 मिलियन यन का इनाम मिलेगा, लेकिन शर्त यह थी कि अगर उन्होंने किसी को भी ये बात बताई तो उन्हें इस अमाउंट का 10 गुना लौटाना होगा। कैंग को मारने के बाद जिनवू को एक स्टेल्थ स्टोन मिला था, जिसके जरिए उसने स्टेल्थ स्किल हासिल कर ली। जब वे गेट में जाने की तैयारी करते हैं, जिनवू यू जिनहो को एक उंगली से गिरा देता है और कहता है, तुमने ये क्या पहन रखा है? जाकर इसे बदल कर आओ। गेट के अंदर जाने के बाद बाहर खड़े हंटर्स चर्चा करते हैं कि वे दोनों पागल हैं। एक ई रैंक और डी रैंक हंटर अकेले एक सी रैंक गेट को क्लियर करने गए हैं। उन्हें लगता है कि वे दोनों कभी जिंदा वापस नहीं आएंगे। कुछ समय बाद हो गेट से बाहर आता है। यह देखकर लोग समझते हैं कि वह डर के मारे वापस लौट आया है, लेकिन गेट बंद होते ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बॉस को हरा दिया है। जिनवू लगातार रेड्स करता है और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता है। वह धीरे धीरे और ताकतवर हो जाता है। उसकी स्टेल्थ स्किल और डैश स्किल लेवल अप हो जाती हैं। नई स्किल्स के जरिए वह वुल्फ मॉन्स्टर को हराता है। हालांकि उसकी माना लिमिट कम थी, इसीलिए वह तय करता है कि अब वह अपनी एबिलिटी पर काम करेगा। जिनवू सोचने लगता है कि क्या हमें डीमन कासल में जाना चाहिए। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वह रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच गया है और उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। उधर व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहां के मैनेजर को एक व्यक्ति सी रैंक गेट्स की बिक्री की रिपोर्ट देता है। मैनेजर हैरानी से पूछता है, 150 मिलियन? कौन इतनी बड़ी रकम दे रहा है सी रैंक गेट्स के लिए? लगता है कोई नई स्ट्राइक टीम आई है जो इधर उधर के हंटर्स को इकट्ठा करके सी रैंक गेट्स क्लियर कर रही है। शायद कोई अमीर ज्यादा हंटर बनने का कोशिश कर रही है। तभी मैनेजर का ध्यान लिस्ट पर जाता है। एक सेकंड, संग जिनवू, ये नाम तो डबल डंजन के समय भी आया था। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ जिनवू और यू जिनहो एक और गेट क्लियर करके बाहर आते हैं, जहाँ हान सोंगी उसे लगातार घूरे जा रही होती है। जब जिन उससे पूछता है तो वह शर्म से नजरें चुरा लेती है। उधर मैनेजर भी जिनवू के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जिनवू 3 खतरनाक बहुत बड़े डिजास्टर्स को झेलकर जिंदा बचा है और हर बार ऐसा होने पर कई लोगों की जान गई है, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, रीअवेकनिंग। मैनेजर आन जिनवू को अपनी टीम में शामिल करने के इरादे से वहां से चला जाता है। जब वह उस पोर्टल के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो मानो एक छोटा पार्टी चल रही हो। तभी उसके सामने हान सोंगी आ जाती है और उसे चेतावनी देती है, यहाँ से दूर रहो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जब मैनेजर आन पूछता है तो वह बताती है कि वह एक हंटर है और स्ट्राइक टीम का हिस्सा है। तभी आन को ख्याल आता है, जिनवू, क्या इसका मतलब कि वह अकेला ही अंदर गया है? मैनेजर आन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लगता है इस बार मेरे हाथ बहुत बड़ी खोज लगने वाली है। अगर मैं सही हूं तो शायद जिनवू इन सबको यहाँ छोड़कर अकेले ही डंजन में गया है। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डंजन क्लियर करके जिनवू बाहर आता है। जिनो, कल मैं बिजी रहूंगा, किसी भी रेड में नहीं आ पाऊंगा। तभी जिन्हो, जिसने 3 गेट्स रिजर्व कर रखे थे, उन्हें होल्ड करने का फैसला करता है। दूसरी ओर हम एक मिस्ट्रियस सीन देखते हैं। तभी चोई किसी भयानक सपने से जाग जाता है। वह कुछ पेपर्स देखता है और सोचने लगता है, अब मुझे जेजू आइलैंड पर जाने का समय करीब आ चुका है। इधर रात को आन
जिनसे मिलने आ जाता है और खुद को व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर के रूप बताता है और कहता है अगर तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन कर लो तो जो रकम यूजन कंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रही है मैं उसका दोगुना दूंगा। आन को पूरा भरोसा था कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है, इसीलिए उसे यकीन था कि वह यह ऑफर ठुकराएगा नहीं। लेकिन जिनवू उससे पूछता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की बिल्डिंग की कीमत क्या होगी, जहां मैनेजर जवाब देता है 50 बिलियन। तभी जिनवू उन्हें सबूत दिखाता है और कहता कि यूजन कंस्ट्रक्शन मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग दे रहा है। जिसके बाद मैनेजर कहता है बिना अपने सुपीरियर से बात किए मैं इतनी बड़ी डील नहीं कर सकता हूँ। जिनवू कहता है तो फिर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। जिनवू वहाँ से जाने लगता है। आन बुदबुदाता है शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, इससे पहले मुझे यूजीन कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेना चाहिए था। फिर जिनवू उससे पूछता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अचानक जिनवू गायब हो जाता है और आन महसूस करता है कि उसके चेहरे पर एक हल्की खरोंच आ गई है। वह तुरंत समझ जाता है जिनवू के पास स्टेल्थ स्किल है, शायद इसी वजह से यूजन उसे इतना पैसा दे रहे हैं। फिर आन कहता है मुझे तुम्हारे बारे में तब पता चला जब मैं सी रैंक गेट्स के खरीदारों के बारे में जांच कर रहा था। जिनवू कहता है मेरे अलावा और कौन जानता है। आन जवाब देता है सिर्फ मैं और मेरा सेक्रेटरी। जिस पर जिनवू उसे धमकी देता है अगर इसके बारे में किसी और को पता चला तो तुम दोनों मेरे पहले शिकार होंगे। आन घबराते हुए जवाब देता है मैं वादा करता हूँ हमारे अलावा किसी को इसकी खबर नहीं लगेगी। जिनवू उसके सामने अपीयर हो जाता है और कहता है तो फिर एक डील करते हैं, हमारे पास अभी 3 सी रैंक गेट्स हैं, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ लेकिन हर गेट के लिए तुम्हें 300 मिलियन देने होंगे। आन हैरान रह जाता है क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, 200 मिलियन। जिनवू तुरंत हामी भर देता है और डील पक्की हो जाती है। लेकिन जाने से पहले जिनवू कहता है अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो। आन के ऐसा करते ही वह उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है। मुझे तुम पर भरोसा है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे। ये कहकर जिनवू वहाँ से चला जाता है। तभी आन का असिस्टेंट आया। कैसा रहा सब कुछ, आपकी बात बनी या नहीं। मैनेजर आन ने कहा हाँ बात तो बन गई, जितना मैंने सोचा था यह उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी डील निकली। इसके बाद यू जिन्हों ने कंफर्म किया कि उसे पूरे 600 मिलियन मिल चुके थे। जिन्होंने कहा हम तो इन गेट्स को वैसे भी छोड़ने वाले थे लेकिन आपने इसे इतनी बड़ी रकम में किसे और कैसे बेचा। जिनवू हल्की मुस्कान के साथ बोला इसे मेरा एक ट्रेड सीक्रेट समझो। आन जब वापस गिल्ड पहुंचा तो उसे एक और झटका लगा। उसे पता चला कि जो उसने सी रैंक गेट्स खरीदी है वे सिर्फ 70 मिलियन में बिक रही हैं। मतलब जिनवू ने उससे 4 गुना ज्यादा कीमत वसूल ली थी। तभी उसके फोन पर जिनवू का मैसेज आया मैं हूँ जिनवू, यह मेरे ऊपर नजर रखने की सजा थी और इसके साथ अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। आन एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर मुस्कुराया। इस बार बाजी उसने मार ली। बेशक उसने मुझे धोखा दिया लेकिन कम से कम अब मेरे पास उसका नंबर तो है। उधर जिनवू एक अनजान जगह की ओर बढ़ रहा था। आखिर यह जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है, पर जो भी हो इसमें बहुत मजा आने वाला है। वह शहर से दूर एक घने जंगल में पहुंचा। मुझे नहीं पता कि इस क्वेस्ट में क्या मिलने वाला है। ये मिशन मुझे तब मिला था जब मैंने अपना 40वां लेवल पार किया था। मैं पहले भी चाबियों की मदद से डंजन में जा चुका हूँ लेकिन कुछ ऐसे भी मिशन थे जिन्हें जल्दबाजी में पूरा करना पड़ा था, जैसे पेनल्टी और इमरजेंसी मिशन। लेकिन इस बार मुझे सोचने के लिए काफी समय दिया गया है। इस बार वह इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता था। इसका मतलब यह है कि यह बेहद खतरनाक होने वाला है लेकिन यह भी तय था कि यह उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाएगा। चलो इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे ही उसने हाँ कहा सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। तभी उसे याद आया मैंने आज का डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया। कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा। वह दरवाजे के अंदर चला गया। दूसरी ओर जिन्हो अपने पिता के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका बड़ा भाई भी वहां पहुंच गया। इधर अंदर आते ही जिनवू को एक अजीब एहसास हुआ मैं यहाँ पोशंस और रिकवर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं यहाँ से बिना क्वेस्ट पूरा किए बाहर भी नहीं जा सकता। मतलब मुझे अब बेहद सतर्क रहना होगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो गया। सामने एक आर्मर्ड नाइट खड़ी थी। जिनवू ने अचानक हमला किया लेकिन क्या इसका कोई असर नहीं हुआ। नाइट ने एक जोरदार हमला किया जिसे जिनवू मुश्किल से डॉज कर पाया। इतनी ताकत, यह साधारण दुश्मन नहीं है। वह फिर से डैगर से वार करता है लेकिन यह भी बेकार साबित होता है। मैंने इससे भी मजबूत दुश्मनों को हराया है। तभी उसे एक आइडिया आया, अगर हथियार काम नहीं कर रहा तो बिना हथियार के लड़ते हैं। जिनवू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसे नंगे हाथों से चीर डाला। ये हुई ना बात। दूसरी ओर जिन्हो के फादर अपने बड़े बेटे से पूछते हैं गिल्ड बनाने की कोशिशें कैसी चल रही हैं? जितने भी एस रैंक हंटर्स से मैंने संपर्क किया था सबने मना कर दिया। वह जवाब देता है तो अब मैं दूसरे देशों के हंटर्स से संपर्क कर रहा हूँ। जिन्हो समझ जाता है कि मतलब काम और मुश्किल होने वाला है। उन्होंने गहरी सांस ली। तभी उसके भाई जिन्हो से कहा मुझे पता है कि तुम चुपचाप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो लेकिन मेरी रास्ते में मत आना। मुझे सब पता है। जिन्हो एक पल के लिए सन्न रह गया। वह चुपचाप सोचने लगा ये लोग हमारे बॉस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर इन्हें पता होता तो ऐसा कभी नहीं बोलते। दूसरी ओर
डंजन में जिन्वू लगातार नाइट्स का सफाया करता जा रहा था। उसे एहसास था कि जल्द ही उसे आराम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। अगले ही पल एक और मॉन्स्टर पर हमला कर वह उसे खत्म कर देता है। क्या इसने अभी अभी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल किया? तभी अचानक उसके ऊपर एक मैज हमला कर देता है। जिन्वू थोड़ा पीछे हटता है और चारों ओर नजर घुमाता है। आखिर ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी पुरानी लड़ाइयां दोबारा लड़ रहा हूँ। मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसे एहसास होता है कि अलग अलग दुश्मनों के खिलाफ उसे अलग अलग स्किल्स अपनानी होंगी। अगर मैं नाइट्स को हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। स्टेल्थ वाले को खत्म करने के लिए परसेप्शन जरूरी होगा और मैज को हराने के लिए मुझे अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिन्वू ने अब तक अपनी इंटेलेक्ट को ज्यादा बूस्ट नहीं किया था और लगातार लड़ाई के कारण उसकी थकान भी बढ़ने लगी थी। मुझे जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं डंजन में सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड्स मिले। उनमें से एक था एक बेहद हल्का लेकिन मजबूत आर्मर। इसके अलावा उसे कुछ और आइटम्स और पॉइंट्स भी मिले। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह आगे बढ़ा। उसके सामने एक विशाल दरवाजा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे अंदर से एक बेहद खतरनाक प्रेजेंस महसूस हुई। ये जगह, यहाँ कुछ तो है। अंदर सिंहासन के पास एक नाइट खड़ा था जो उसकी रक्षा के लिए तैयार था। जिन्वू को अचानक डबल डंजन की याद आ गई। ये जगह, ये एहसास, बिल्कुल वैसा ही डर जैसा तब महसूस हुआ था। उस नाइट का नाम इग्रिस था। वह गहरे लाल रंग की स्ट्रॉन्ग आर्मर पहने खड़ा था और जिन्वू समझ गया कि यह उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अचानक इग्रिस ने हमला कर दिया। जिन्वू ने अपनी आंखों के सामने देखा कि वह पिलर्स को मोमबत्ती की तरह काट रहा था। इतनी ताकत! ये मॉन्स्टर मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है। इग्रिस की गति और ताकत के आगे जिन्वू को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह उसे थ्रोन रूम में इधर उधर पटक कर फेंक रहा था। लेकिन अब जिन्वू की बारी थी। उसने अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर आइग्रिस पर लगातार हमले किए। लेकिन जब आखिरकार एक बार उसके शरीर से टकराया, वह सोचने लगा मेरे अटैक से इसे स्क्रैच तक नहीं कराया। इग्रिस ने एक जोरदार वार किया और जिन्वू बड़ी मुश्किल से उसे ब्लॉक कर पाया। स्पीड में तो मैं इसके लगभग बराबर हूँ, लेकिन ताकत में ये मुझसे बहुत आगे है। क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? मेरा वेपन इसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहा। जिन्वू ने तुरंत अपना वेपन इन्वेंट्री में वापस भेज दिया। लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया। इग्रिस ने भी अपने सारे हथियार नीचे फेंक दिए। दूसरी ओर चोई चेयरमैन को कॉल करता है और इस ऑपरेशन को अप्रूव करने के लिए उसका शुक्रिया कहता है। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे पहले से ही अंदाजा है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह मिशन सिर्फ थ्रेट लेवल्स को चेक करने के लिए है। हमें यह पता लगाना है कि वे अब कितने ताकतवर हो चुके हैं। डंजन में आइग्रिस बिना किसी वेपन के भी जिन्वू पर अटैक करता जा रहा था। उसने जिन्वू को उठाकर दूर फेंक दिया और फिर से अटैक पर अटैक करने लगा। जिन्वू किसी तरह उसके अटैक से बचते हुए साइड में आ गया। मैंने उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे तो एचपी कम हो गए। अगर मेरे पास वह आर्मर नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। मुझे नहीं लगता कि ताकत के दम पर मैं इसे हरा पाऊंगा। इसके बाद वह डैश स्किल का इस्तेमाल करता है। अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए वह किसी तरह आइग्रिस को एक मुक्का जड़ देता है। लेकिन इसके बाद वह जितनी भी कोशिश करता है, इग्रिस हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अचानक इग्रिस उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर हवा में ही पकड़कर जमीन पर पटक देता है। परंतु इन सब के बावजूद जिन्वू हार मानने को तैयार नहीं था। वह दोबारा खड़ा हुआ और इग्रिस पर हमला करने लगा। जिन्वू एक जबरदस्त अटैक से इग्रिस की गर्दन पर वार करता है, लेकिन इसके बाद इग्रिस और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। इग्रिस लगातार उसे पीटता रहा और फिर आखिरी वार में उसे सिंहासन पर फेंक दिया। अब जिन्वू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इग्रिस धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी तलवार समन करके अचानक हमला कर दिया, लेकिन तभी जिन्वू ने अपने हाथों से ही उसकी तलवार को रोक लिया। मैं अब भी नहीं हारा हूँ। उसने इग्रिस की तलवार को दूर फेंक दिया और तुरंत अपनी ब्लेड समन की। इस बार उसने सीधा इग्रिस की आंख पर हमला कर दिया। इसके बाद वह अपनी पूरी ताकत लगाकर इग्रिस को धकेलने लगा और उसे दीवार से टकरा दिया। इग्रिस अब जिन्वू के ही डैगर का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिन्वू ने तुरंत उसे वापस समन कर लिया। अब वह पूरी ताकत लगाकर आइग्रिस की गर्दन पर वार करने लगा। पहला वार ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन इस बार जिन्वू ने अपनी सारी स्किल्स का इस्तेमाल कर दिया और लगातार हमले करता गया। आखिरकार वह उस नाइट को हराने में कामयाब हो गया। बड़ी जीत के बाद तभी उसे नोटिफिकेशन मिली, आपने इस लड़ाई को जीत लिया है। जिन्वू राहत की सांस लेते हुए सोचता है, हमारी ताकत और स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर था। मैं तो बस गलती से जीत गया। अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती की होती तो शायद अब तक मैं जिंदा नहीं होता। तभी उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 1.5 मिलियन गोल्ड एस रैंक हेलमेट जो आइग्रिस पहने हुए था, एक रन स्टोन
रूलर हैंड स्किल के लिए। इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। तभी जिनवू सोचने लगता है, डेमन कैसल की भी एस रैंक थी ना, लेकिन मुझे तो इन जैसे गियर पहली बार देखने को मिल रहे हैं। वह हेलमेट उसके स्टैट्स को बढ़ा देता है और डैमेज को 15% तक कम कर देता है। फिर जिनवू कहता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन, मैं तो इसे अपनी इन्वेंट्री में भी नहीं रख सकता, तो अब ये क्यों मिला? क्या बॉस को हराने के बाद भी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ? तभी उसके पीछे बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है। अब उसे जितनी देर हो सके सरवाइव करना था ताकि वह एडवांसमेंट पॉइंट्स इकट्ठा कर सके। जितने ज्यादा उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी हायर क्लास मिलेगी। और फिर डंजन में चारों ओर से नाइट्स आने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर से निकल चुकी थी। इधर डंजन में जिनवू लगातार नाइट्स से लड़ता रहा, लेकिन पोर्टल्स से मॉन्स्टर्स लगातार आते रहे, जिससे उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्द हार जाऊंगा। तभी उसने एक योजना बनाई। स्टेल्थ स्किल का उपयोग कर वह एक दीवार के पीछे जाकर छिप गया। मुझे बस अपने मना को बचाकर उसे उपयोग करना है। अगर मैंने इसे सही से किया तो मैं जितनी देर चाहूं यहाँ पर सरवाइव कर सकता हूँ। लेकिन अचानक एक मेज ने उसकी स्टेल्थ को तोड़ दिया। अब उसे फिर से नाइट से भिड़ना पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान एक नाइट ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। किसी तरह उसे लात मारकर दूर कर देता है और सोचने लगता है, ये ठीक नहीं हो रहा, यहाँ रुकना अब बहुत खतरनाक है। तभी जिनवू ने तुरंत टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नाइट ने हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अब सभी नाइट्स आगे बढ़ने लगे और चारों ओर से उसे घेर लिया। जिनवू उनके वार झेलने लगा, लेकिन अब उसके पास बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जिंदा रहने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, इन सबको खत्म करना होगा। वह फिर से लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी थकावट बढ़ती जा रही थी। अब ना वह स्टेल्थ का उपयोग कर सकता था और ना ही मर्डर इंटेंट का, परंतु उसने हार मानने से इनकार कर दिया और बिना रुके लड़ता रहा। मैं हमेशा से सबसे कमजोर रहा हूँ, मुझे पता है कि वह कैसा महसूस होता है, पर मैंने तब भी कभी हार नहीं मानी और आज भी नहीं मानूंगा। जैसे जैसे उसकी धड़कनें तेज होती गईं, वैसे वैसे उसे अजीब चीजें दिखने लगी। मॉन्स्टर्स उससे बात करने लगे, तू सबसे कमजोर हंटर है, हर डंजन में तुझे एडमिट होना पड़ता था, है ना? फिर जिनवू के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगते हैं। तभी उसके मैनिफेस्टेशन में जूही और संग उसके सामने अपीयर होते हैं। वे कहते हैं, अब बस कर जिनवू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तुम्हें अब और नहीं लड़ना चाहिए। तभी जिनवू की पुरानी किरदार उसके सामने आती है। तुम पहले से बहुत आगे आ चुके हो, ये काफी है, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा, इतने लंबे और ताकतवर कब हो गए? लेकिन फिर ये सब सिर्फ बाहर से बदला है, अंदर से तुम अब भी वही जिनवू हो और आज तुम फिर से मरने वाले हो। तुम हमेशा ही एक ई रैंक हंटर रहोगे, तुम सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन हो जिसे इस दुनिया में अपनी जगह कभी नहीं मिलेगी। तभी एक नाइट तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन जिनवू किसी तरह डॉज कर लेता है। फिर बहुत सारे नाइट होने की वजह से उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पर है। एक बहुत विशाल नाइट उसके पीछे से आता है और उसके सर को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। तभी उसके सामने मैनिफेस्टेशन किरदार कहता है, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो, यही तेरे साथ होना चाहिए था। तुम सोचते हो कि तू तैयार है, वो तुम्हारा घमंड है, अब यही घमंड तुम्हारे हारने का वजह बनेगा। जिनवू की सोच डगमगाने लगी, क्या मेरी अब अंत होने वाली है? क्या मैं अब भी वही कमजोर जिनवू हूँ? तभी एक नोटिफिकेशन सामने आती है, डेली क्वेस्ट अधूरी है, पेनल्टी शुरू होगी। लगता है तुम्हारे उम्र के साथ तुम्हारे किस्मत भी साथ दे रही, जो एक स्किल की तरह काम आ गई है। शायद वे तुम्हें मरने नहीं देना चाहते। नाइट का हमला होने से पहले ही जिनवू पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। अपने स्टैमिना को फिर से भरने के लिए जिनवू कुछ पोशंस पीता है, लेकिन जब वह हीलिंग पोशन पीता है तो एक नई नोटिफिकेशन आती है, बहुत ज्यादा घायल के कारण उसके एचपी रिस्टोर्ड नहीं होंगे, रिकवर करने के लिए टाइम लगेगा या फिर दूसरे तरीके यानी कि लेवल अप करके खुद से ही एचपी रिस्टोर कर लिया जाए। तभी उसके सामने सेंटीपीड्स, विशाल कीड़े वहां आ जाते हैं। अब जिनवू को उनसे भी लड़ना था। इधर जिन्हा देख रही थी कि उसका भाई अभी तक घर नहीं लौटा था। उसे लगा शायद उसे कोई लड़की मिल गई होगी, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद है कि वह पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए समय पर आ जाए। उधर पेनल्टी जोन में जिनवू उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा चुका था जिनसे वह कभी डरता था। जीत के साथ वह और ताकतवर होता गया और अपनी पूरी हेल्थ रिकवर कर ली। अब उसके पास केवल 10 मिनट बाकी थे। वह शॉप में जाता है और नाइट किलर डैगर खरीदता है, जिससे वह आर्मर्ड दुश्मनों को 25% अधिक डैमेज दे सकता था। इग्रिश के साथ हुई लड़ाई के बाद उसे रूलर हैंड की स्टोन मिली थी और अब वह उसका उपयोग करता है। इससे उसे एक नई स्किल मिलती है, रूलर हैंड, जो बिना मना खर्च किए चीजों को दूर से हिलाने की शक्ति देती है। उसे याद आता है कि इग्रिस ने इस स्किल को अपनी तलवार पर इस्तेमाल किया था। जब वह इसे आजमाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह अब भी केवल छोटी चीजों को हिला सकता है, बड़े ऑब्जेक्ट्स को नहीं। समय समाप्त होते ही जिनवू फिर से डंजन्स में लौट आता है। इस बीच दूसरी तरफ हंटर्स की टीम जेजू आइलैंड के करीब पहुंच रही थी। तभी पायलट को समुद्र के अंदर कई माना सोर्सेस दिखते हैं और ये बात चोई को बताते हैं, लेकिन मिस्टर चोई जो देखता है उससे वह दंग रह जाता है। डंजन में जिनवू अपने नए डैगर का उपयोग कर नाइट्स को आसानी से हराने लगता है।
लेकिन उसे अजीब महसूस होता है। मैं लगातार नाइट्स को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। ये मैजेस क्या कर रहे हैं, ये मुझ पर हमला तक नहीं कर रहे। तभी उसे एहसास होता है कि ये मैक्स नाइट्स को समन कर रहे हैं। जैसे ही वह एक मैच को मारता है, कई नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। अब उसे बस बाकी के 5 मैचेस को हराना था। वह अपनी रूलर हैंड स्किल का इस्तेमाल कर अपने दूसरे डैगर को बुलाता है और एक और मैच को खत्म कर देता है। वह जिस किसी को भी अपने रास्ते में पाता है उसे काटता चला जाता है। अब केवल 3 मैचेस बचे थे, लेकिन वे अपनी ताकत को मिलाकर सभी नाइट्स को एक विशाल गोलम में बदल देते हैं। जिन्वू उसकी रणनीति समझ जाता है। वह गोलम पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर के लिए उसे जकड़ लेता है। इन्होंने क्या सोचा था कि एक बड़ा एनिमी इन नाइट्स से बेहतर मुझे रोक पाएगा? तुम तीनों गलत थे। जल्द ही वह तीनों मैचेस को हरा देता है, लेकिन गोलम अभी भी जिंदा था। मगर अब जिन्वू की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी ताकत से ही उस विशालकाय गोलम को चकनाचूर कर देता है। सभी दुश्मन धूल में मिल जाते हैं और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा हुआ, एडवांस क्लास चुने। परंतु विकल्प चुनने का मौका दिए बिना ही स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन आने लगते हैं। जहां भी खिलाड़ी जाएगा, मौत का देवदूत यानी कि एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगा। उसका रास्ता लाशों और खून से भरा होगा। प्लेयर को बहुत अधिक शक्ति चाहिए और वह इसे प्राप्त करेगा बिना किसी की मदद के। उसकी शैडो आर्मी हमेशा उसके साथ होगी। जिन्वू को पता चलता है कि उसकी नई क्लास नेक्रोमेंसर है। वह देख चौंक जाता है, फिर सोचने लगता है कि ये नेक्रोमेंसर तो एक मैजिकल टाइप क्लास है जिसके थ्रू किसी भी मरे हुए मॉन्स्टर को सर्वेंट के तौर पर समन किया जा सकता है। लेकिन मैं तो एक एसासिन हूँ। अगर नेक्रोमेंसर यानी मौत के सौदागर का इल्जाम लग गया तो मेरी अब तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह उसे डिक्लाइन कर देता है, लेकिन सिस्टम फिर से उससे पूछता है क्या वह इस क्लास को अस्वीकार करना चाहता है। जिन्वू सोचने लगा, क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? काश मुझे पहले कोई सैंपल मिल जाता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैजेस भी तो समन करके ही नाइट्स को बुला रहे थे। अगर समनिंग की बात करें तो यह शक्ति काफी हद तक नेक्रोमेंसर जैसी ही है। और जब से मैंने इस लड़ाई को लड़ रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा हूँ। हालांकि इसे जॉब चेंज क्वेस्ट का नाम दिया गया है, लेकिन असल में ये सब सिस्टम ही कर रहा था। फिर वह खुद से कहता है, जो भी हो ये काफी दिलचस्प है। ये सभी दुश्मन अपने आप में बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन मैं हूँ। और वैसे भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि नेक्रोमेंसर सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर क्लास और लेवल एक जैसे ही बढ़ते हैं तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मेरी स्किल्स के साथ साथ मेरी शैडो आर्मी की ताकत और लेवल भी बढ़ेंगे। जैसे ही वह इस क्लास को स्वीकार करता है, एक डार्क शैडो पावर से चारों ओर उसे घेर लेती है। उसकी अद्भुत परफॉर्मेंस के कारण सिस्टम उसे बोनस पॉइंट्स देता है, क्योंकि वह दिया गया समय से अधिक जीवित रहा। उसकी एडवांसमेंट क्लास थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हो जाती है। प्लेयर को नई स्किल प्राप्त हुई, नेक्रोलाइट, प्लस 10 एबिलिटी पॉइंट्स मिले। क्वेस्ट पूरी हो चुकी है, लेकिन तभी उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह देखता है कि जिन मॉन्स्टर्स को उसने मारा था उनकी छायाएं अब भी वहां मौजूद थीं। अब वह अपनी नई शक्ति शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता था। इसे एक्टिव करने के लिए उसे केवल एक कमांड वर्ड चुनना था। वह कहता है, अराइज। तुरंत ही उसकी शैडो आर्मी का पहला सदस्य उसके सामने आ जाता है। शैडो एक्सट्रैक्शन के साथ साथ उसे एक और नई स्किल मिलती है, शैडो स्टोरेज। अब वह अपने शैडो सोल्जर्स को स्टोर कर सकता था और जब चाहे उन्हें समन कर सकता था, लेकिन उसे सावधान रहना होगा क्योंकि एक्सट्रैक्शन हमेशा सफल नहीं होता। यह टारगेट की ताकत और उसकी मौत के समय पर निर्भर करता है। वह देखता है कि उसने कई नाइट्स और मैजेस को सफलतापूर्वक समन कर लिया है, लेकिन क्या वह एस रैंक शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है? यह जानने के लिए वह इग्रिश के पास जाता है। सिस्टम बताता है कि एक्सट्रैक्शन संभव है, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए 11 अन्य शैडोज को छोड़ना होगा। वह इग्रिस के सामने खड़ा होकर कहता है, अराइज। अचानक इग्रिस के शरीर से इतनी अधिक ऊर्जा निकलती है कि जिन्वू को पीछे धकेल देती है। कुछ पल बाद एक नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्शन असफल रहा। अब जिन्वू के पास केवल 2 और प्रयास बचे थे। वह फिर से कोशिश करता है, लेकिन दूसरा प्रयास भी विफल हो जाता है। उसी समय हंटर एसोसिएशन टावर में गोटो वू से कहता है, हंटर्स अपनी शक्तियों को बढ़ा नहीं सकते जब तक कि वे दोबारा अवेकन न हो। इसीलिए वे अपनी लड़ाई की कला को निखारते हैं और भरोसेमंद साथियों को जोड़ते हैं। डंजन में जिन्वू इग्रेस से कहता है, क्या तुम यहाँ अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि वह लौटेगा? तुम एक योद्धा हो। तुम्हारी तलवार केवल दुश्मनों की गर्दन काटने के लिए बनी है। कब तक तुम एक खाली सिंहासन की रक्षा करोगे? अगर तुम्हें अपनी तलवार किसी को समर्पित करनी है तो मेरी सेवा में आओ। राइज। तीसरी बार शैडो एक्सट्रैक्शन सफल हो जाता है। इग्रेस की शैडो बाहर आती है और सिस्टम जिन्वू से उसका नाम रखने को कहता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, इग्रिश। उसी समय गोटो कहता है, हर दिन कोई नया हंटर अवेकन होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन कोई ऐसा हंटर आएगा जो हमारी सारी उम्मीदों को तोड़कर आगे बढ़ेगा और सभी को रास्ता दिखाएगा। जिन्वू के सामने उसकी शैडो आर्मी सिर झुकाकर खड़ी थी। दूसरी ओर सभी हंटर्स जेजू आइलैंड पर उतर चुके थे, लेकिन मिस्टर चोय एक दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। ये एंट्स
मैक्स वे अब विकसित हो चुके हैं, उनके पंख उगाए हैं। यहीं पर सोलो लेवलिंग का पहला सीजन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको इस स्टोरी का एपिक मोमेंट कौन सा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।